तो स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है। गुड मॉर्निंग पहले तो। अ, आज मोस्टली जो भी सिक्योरिटी मार्केट है, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, वो पूरा समझेंगे। इक्विटी डेब्ट वगैरह जितना भी है सब कुछ वो देखेंगे। और निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में किसी कुछ पता है क्या, क्या होता है क्या नहीं होता है? आइडिया क्या होता है वैसे, कुछ ब्रीफ में? निफ्टी में आते, हाँ पॉइंट है। यहाँ पे कोई शेयर मार्केट वगैरह करता है क्या? और कोई शेयर मार्केट वगैरह? नहीं बोल दिया करो कल। तो मोस्टली सिक्योरिटी मार्केट में जो भी चीज़ है, इक्विटी डेब्ट और फाइनेंशियल मार्केट के, कैपिटल मार्केट क्या होता है, और बाद में मनी मार्केट क्या होता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज कहाँ बेची जाती है कहाँ नहीं बेची जाती है, तो वो पूरा देखेंगे। और गवर्नमेंट कौन कौन से सिक्योरिटीज लाती है मार्केट में वगैरह इन डेप्थ में सब चीज़ें देखी जाएगी। तो क्लास स्टार्ट करते हैं पहले। और मोर और लेस सिक्योरिटी मार्केट रिलेटेड है, तो फिर ये मीन थोड़ा रिलेट करेगा शायद, अगर ये ओपन हो जाए तो। तो स्टार्टिंग में शेयर मार्केट में सबका यही हाल होता है कि मोर और लेस। ऐसी चलती है चीज़ें। मैं सिर्फ एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए चीज़ें दिखा रहा हूँ, और कोई कारण नहीं है। तो स्टार्टिंग में यही होगा, शेयर मार्केट में ऐसा बहुत हवा लगेगी। स्कैम 1992 आने के बाद तो कुछ ज़्यादा ही हवा लगी थी कि भाई हाँ, शेयर मार्केट में हर कोई पैसा कमा सकता है एट दी एंड। ऐसा बहुत चीज़ें चली एक पॉइंट के बाद में। पर शेयर मार्केट उतना भी इजी नहीं है। अभी किसी ने कुछ पोस्टल सेविंग अकाउंट वगैरह कुछ खोला है क्या, एम वगैरह समथिंग? पोस्ट में कुछ पता है इंटरेस्ट रेट कितना वगैरह मिलता है? अभी 7.1 का इंटरेस्ट रेट है। पोस्टल अगर बैंक में तुम डालोगे पैसे वगैरह, या फिर तुम एसबीआई वगैरह में पैसे डालोगे तो तुम्हें 6.5 समथिंग रेंट, मतलब कुछ मिलेगा मोर और लेस। अब शेयर मार्केट में कुछ ज़्यादा पैसे हैं ऐसा सोचकर बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं। करना भी चाहिए, है भी, अगर नॉलेज हो प्रॉपर तो। फिर स्टार्ट करते हैं आज का मतलब क्लास मोर और लेस। सिक्योरिटी मार्केट में सिक्योरिटीज जो होती है, सिक्योरिटीज मतलब होता है कि एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट प्रॉपरली, और कुछ भी नहीं। डॉक्यूमेंट मतलब ऐसा एक पेज जो, जिसके साथ दो चीज़ें असाइंड होती है। पहले तो वो ट्रेड हो सकता है, और दूसरा उससे कुछ ना कुछ तुम कमाओगे फ्यूचर में, अभी नहीं। तो मैंने दो चीज़ें बताई, जैसे कि भाई पहले तो तुम कुछ ना कुछ कमाओगे फ्यूचर में, और सेकंड चीज़ बताई कि वो ट्रेड हो सकता है। एसी चालू कर देगा। मेरे को सच में गर्मी हो रही है, तुमको नहीं हो रही है कि किसी को घर में? एक चालू कर देते हैं यहाँ का, वो आएगी क्या? ठीक है, ट्राई करके देखते हैं, फैन से हुआ तो, नहीं तो फिर एसी चालू कर। ठीक है। तो देखो, मैंने दो चीज़ें बताई। कि पहली तो चीज़ कि सिक्योरिटीज, ये टर्म का मीनिंग सिर्फ और सिर्फ इतना है कि भाई वो एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट मतलब ऐसा एक पेज पकड़ लो, बस, और कुछ नहीं है। उसके साथ दो कैरेक्टरिस्टिक्स जुड़े हुए हैं। एक तो वो ट्रेड हो सकता है, दूसरा कि फ्यूचर में वो कुछ ना कुछ कमा के देगा। तो अब तुमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स सुने, तो तुम्हारे हिसाब से जो तुम्हारा पासबुक है जिसमें तुम्हारे कुछ पैसे हो गए, तो वो एज सिक्योरिटी काम करता है या नहीं तुम्हारे हिसाब से? सेविंग्स, तुम्हारा पासबुक वगैरह होगा ना सबके पास, 18 के अबाउ सभी है मेरे हिसाब से। तो जो तुम्हारा सेविंग अकाउंट है, उसके ऊपर वो फ्यूचर में कुछ ना कुछ तुम्हारे को अवेल करके दे रहा है। तो फिर अब सेकंड चीज बची है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक बोले हिसाब से, कि वो ट्रेड हो सकता है क्या नहीं। तो तुमको क्या लगता है? तो ओके, यहाँ पे किसी का कुछ ओपिनियन जिंदगी में, मतलब हो सकता है कि ट्रेड हो सकती है क्या तुम्हारी पासबुक, तुमको क्या लगता है? नहीं हो सकती, ओके, नहीं हो सकती। हाँ बराबर है, क्योंकि
सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स लाई नहीं हो रहा उसके साथ, मतलब वो ट्रेड नहीं हो सकती, फ्यूचर में कुछ ना कुछ पैसे कमा के वो देने वाली है एट दी एंड, वो तो दिखता है। तो फिर वहां से स्टार्ट करेंगे। सिक्योरिटीज मतलब एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जो ट्रेडेबल होता है और कुछ ना कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो। और एग्जाम्पल के रूप में मैंने दिया था कि पहले 1 लाख अगर तुम्हारे बैंक के अकाउंट में हो, तुम्हारे पास उसका पासबुक है, तो वो एज अ सिक्योरिटीज माना नहीं जाएगा क्योंकि वो ट्रेड नहीं हो सकता बस। अब फिर सिक्योरिटीज के दो टाइप्स है, एक है इक्विटी सिक्योरिटी और दूसरा है डेब्ट सिक्योरिटी। तो इक्विटी सिक्योरिटीज ये है, मतलब धंधा करो तो बड़ा करो, नहीं तो मत करो। ये सेक्रेट मूवी देखा है या किसने मूवी वगैरह मतलब सीरीज वगैरह देखी है? तो उसमें एक मतलब दिख रहा है क्या उसमें, कि बहुत ब्लर दिख रहा है वो शायद, दिख रहा है क्या? तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोलता है उसके एक पार्टनर को कि भाई धंधा करना है तो बड़ा करना है, नहीं तो करना ही नहीं है। तो उस हिसाब से इक्विटी सिक्योरिटीज है। इक्विटी सिक्योरिटी क्या करती, आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब कोई भी एक सपोज करो, पहले तो सिक्योरिटीज मार्केट में आती क्यों है, तो समझो मेरी एक इंस्टीट्यूट है और मुझे कुछ पैसे चाहिए, मतलब मुझे मेरे ऐसा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह क्रिएट करना है, तो उसके लिए मुझे मार्केट से पैसे लेना पड़ेगा। घर वालों से लेके हो गया एक पॉइंट के बाद, अब वो नहीं देने वाले। तो मेरे पास चॉइस क्या है कि भाई मैं बैंक से लोन लूँ, या फिर अगर मेरी मार्केट में कोई हैसियत है कि भाई मुझे बहुत लोग पहचानते हैं, मेरा कम्युनिकेशन ठीक मतलब थोड़ा एक पहुंचा हुआ है आखिरी तक, तो फिर मैं शेयर मार्केट में जाऊँ और मैं मेरे क्या इश्यू करूँ, शेयर्स इश्यू करूँ, और उससे मुझे कुछ ना कुछ पैसे मिलेंगे मार्केट में से, और उससे मैं मेरा इंस्टीट्यूट चालू करूँ। ऐसा चीज़ें चलेगी। तो मोर और लेस क्या है कि मुझे पैसे लेने के लिए बैंक के पास, अगर मैं बैंक के पास नहीं जा रहा हूँ तो मेरे पास सेकेंड ओपिनियन क्या है कि मैं किसी शेयर मार्केट में जाके मेरे शेयर इशू करूँगा। तो शेयर्स इशू करने के लिए सिक्योरिटीज मार्केट में जाना पड़ेगा, मतलब सिक्योरिटी ये कंसेप्ट पे जाना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी कितने टाइप्स के, दो टाइप्स के। एक है इक्विटी। इक्विटी मतलब धंधा करो तो बड़ा करो, मतलब फिर क्या हो रहा है कि मैं अगर मेरे शेयर इशू कर रहा हूँ इक्विटी के नाम पे, तो मैं सामने वालों को एज अ ओनरशिप दूंगा। मतलब वो ऐसा नहीं रहेगा कि सिर्फ और सिर्फ मैं उससे लोन ले रहा हूँ। मतलब ऐसा मैं मार्केट में सपोज करो मैंने कल, मैं मार्केट गया, कल मैंने मार्केट गया और मैंने सोचा कि मुझे 10 लाख रुपए मार्केट से उठाने हैं। ठीक है, मेरे इंस्टीट्यूट के लिए मेरे पास दो चॉइस है, एक है इक्विटी और एक है डेब्ट सिक्योरिटी। ये दोनों भी सिक्योरिटी के पार्ट है, ये बताएं। तो सपोज करो मैंने सोचा कि यार मैं 10 लाख रुपए उठा रहा हूँ, पर मैं क्या करूंगा, ऐसे शेयर मार्केट में लाऊंगा, अगर मैं इक्विटी के नाम पे ला रहा हूँ तो मुझे ओनरशिप देना पड़ेगी। सपोज मैंने 10 लाख रुपए के लिए 10 शेयर इश्यू करे, सिर्फ 10 ही शेयर इश्यू करे, और इस शेयर मार्केट में अगर मैंने लाके बेचा, ठीक है, तो क्या होगा, हर एक शेयर कितने वैल्यू होगा, 1 लाख का एक शेयर होगा। मतलब सपोज करो कोई भी एक रामू नाम का बंदा है, उसने 2 शेयर लिए, एक छोटू नाम का बंदा है उसने 3 शेयर लिए, एक पवन नाम का बंदा है उसने 4 शेयर लिए, और भी एक ऐसा और कोई मिल गया मुझे जिसको मैंने शेयर इश्यू करे। तो ये सब क्या हो गए, मेरे पार्टनर हो गए, और इनके पास मतलब अगर मेरी मैंने 10 शेयर इशू करे तो इनके पास में 20% पार्टनरशिप है। अब ये 10 लाख ऐसे ही कंसिडर करो कि ये 2 शेयर इसने लिए, मतलब 2 लाख रुपए इसने मुझे दिए होंगे, तो मतलब इसके पास कितने शेयर है, मेरे कंपनी के 20% शेयर है, और उस हिसाब से ही बाकियों के शेयर कंसिडर कर लो। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा कि जब मैं ओनरशिप का अधिकार इन्हें दे रहा हूँ इक्विटी के नाम पे, तो मुझे इन्हें एज अ रोल भी, मतलब अगर मैं कोई एक बड़ा डिसीजन ले रहा हूँ मेरे कंपनी का, तो ओनर तो उसमें हस्तक्षेप करेगा ही। तो फिर इसमें क्या होगा कि डिसीजन मेकिंग में भी ये लोग पार्ट करेंगे, रामू छोटू पवन, ये तीनों लोग डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट करेंगे। और एज अ ओनरशिप है तो इनको क्या मिलेगा कि सबको, अब इन्होंने 10 लाख रुपए डाले थे, मैंने 10 लाख रुपए लाए थे, और ये 10 शेयर इश्यू करे थे, और हर एक का एक
हर एक का एक अलग अलग शेयर है, 2 3 4 मैंने समथिंग बता दिया। अब क्या हो गया, मेरी जो कंपनी है उसने बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर ली। ग्रोथ करने के बाद क्या हुआ कि मेरे जो शेयर्स मार्केट में इश्यू हुए थे, ये 2 3 4, इस पे मैंने कुछ ना कुछ पैसे कमाए होंगे। सपोज मैंने 50 रुपए कमाए, इतना ही समझो। तो अब ये इक्वली जो मेरे पार्टनर्स है, ये मेरा 20% का पार्टनर था, तो 50 में से इसे कितने मिलेंगे, 10 रुपए मिलेंगे। उस हिसाब से 50 में से जो इनका इंटरेस्ट, मतलब जितनी इनकी ओनरशिप है, उस हिसाब से इन लोगों को पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, इतना समझा। पर क्या हुआ, थोड़े दिन बाद में मैंने जो 10 लाख शेयर्स, मतलब 10 लाख रुपए के शेयर्स मार्केट में लाए थे, उसकी प्राइस भी बढ़ गई। शेयर्स उतने ही लाए, पर वही शेयर अब महंगे में बिकने लग गए। मतलब जो 10 लाख के शेयर्स हैं वो अब 20 लाख के बिकने लग गए। तो पहले ये प्रॉफिट कितना कमा रहे थे, सिर्फ 10, मतलब इनके पार्टनरशिप के हिसाब से 10 20 रुपए समथिंग समथिंग। पर अगर इनका जो शेयर है, ये 10 लाख के जो 10 जो शेयर लाए थे, उसकी वैल्यू अब 20 लाख हो गई है, पहले 10 लाख थी। तो ये क्या हुआ इनके लिए, समझो इनका जो एक, मतलब ये रामू के केस में बता रहा हूँ, इसके 2 शेयर थे, तो पहले 2 लाख रुपए के हो रहे थे, पर वही शेयर जो 2 लाख रुपए के थे, मार्केट में डिमांड बढ़ने की वजह से अब वो 4 लाख के हो गए। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो ओनर होता है, मतलब जो कंपनी है, इक्विटी इश्यू हुई है, इन लोगों को ओनरशिप मिली है, तो ये प्रॉफिट का हिस्सा लेंगे ही जितनी इनकी ओनरशिप है। पर अगर शेयर का प्राइस बढ़ा, ये जो 10 शेयर है, पहले 10 लाख के थे, अब 20 लाख के हो गए, तो शेयर का प्राइस एकदम 100% से बढ़ गया। तो पहले जो 2 लाख के शेयर थे, अब वो 4 लाख के हो गए। मतलब वो क्या हुआ, कैपिटल गेन हुआ रामू के लिए। तो फिर एक इक्विटी शेयर जब तुम मार्केट में लाते हो, तो उसे ओनरशिप मिलती है पहले तो। दूसरी चीज कि उसे प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है, प्रॉफिट या डिविडेंड का हिस्सा मिलता है। और तीसरी चीज, अगर शेयर का प्राइस बढ़ा तो उसे वो कैपिटल गेन मिलता है। ठीक है, यहाँ तक समझा इक्विटी मतलब कितना होता है। पर वही अगर उल्टा केस हो गया, ये 10 लाख के अगर 5 लाख हो गए वापस, तो फिर इनका 50% हो जाएगा। और ये 50 रुपए के, सपोज करो मैंने 50 रुपए कमाए नहीं, मैंने सिर्फ 0 0 रुपीज कमाए, एक साल में कुछ भी नहीं कमाया मैंने, तो इन्हें कुछ भी मिल रहा है पैसे, क्योंकि ओनरशिप है इनकी, इनको कुछ भी पैसे नहीं मिलेंगे। वही अगर मेरे शेयर की प्राइस घसर के 5 लाख रुपए हो गई, भगवान ना करे, तो ये जो उसका एक शेयर अब 2 लाख रुपए का था रामू का, एक शेयर 1 लाख रुपए का था, और 2 लाख के 2 शेयर थे उसके पास में, तो अब वो घट के कितने के हो गए, 1 लाख रुपए के। तो हिंदी की एक कहावत है, सुनिए क्या, कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी लेके डूबेंगे। तो उस हिसाब से ही कुछ इक्विटी सिक्योरिटीज होती है, कि वो एक ओनरशिप देती है तुमको कंपनी में, कि भाई तू ओनर है, तू डिसीजन लेगा, तू सब बताएगा कैसा करना है कैसे नहीं करना है। और फिर तुझे प्रॉफिट का हिस्सा भी मिलेगा, जितना मैं कमाऊंगा उसके देखो परसेंटेज में मिलेंगे उस हिसाब से। पर अगर मैं डूबा, तो मैं तेरे को भी लेके डूबूंगा, मैं अकेला नहीं डूबने वाला, क्योंकि 1 रुपए भी नहीं मिलने वाला अगर मैंने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया तो। और उल्टा अगर मैंने लॉस कमाया, कुछ पैसे खर्चा, मतलब सपोज करो वो 0 0 नहीं है, -50 है, तो इनको इनके जेब में से देना भी पड़ेगा 50 50 रुपए। मतलब ये जो 1 लाख रुपए इसने दिया था ना, उसकी वैल्यू घट के भी आ जाएगी मेरे पास। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि भाई बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है, कमाएंगे तो एकदम ऊपर भी जाएंगे, और घसर गया तो फिर पूरा घसर भी जाएगा। अब मूवीज तुम ज्यादा देखते हो या मीम्स वगैरह देखते हो, मोर और लेस यही कल्चर है अभी। तो तुमने वो पुष्पा का मूवी देखा है क्या, वो गोंडा रेड्डी के पास जाता, और वो कुर्सी पे नहीं बैठता क्योंकि वो आने का रहता गोंडा रेड्डी, अरे और इसको कौन इज्जत देगा, वगैरह वगैरह समथिंग, ऐसा सब चीजें चलती। फिर थोड़ी देर बाद में पुष्पा एक चीज बोलता कि भाई, गोंडा रेड्डी ऑफर करता कि भाई अगर तूने 100, मतलब 100 लाख का अगर कुछ किया, तो मैं तेको, मतलब वही 100 के बदले में तेको 5 लाख रुपए देते जाऊंगा करके, है ना। 5 लाख रुपए बोलता, तो पुष्पा क्या बोलता, नहीं मेरे को 5 लाख रुपए नहीं होना, मेरे को 4% का ओनरशिप होना।
मेरे को 4% देना होता। तो फिर पुष्पा ने भी थोड़ी सी शायद इकोनॉमी पढ़ी होगी, उसको पता था कि 4% कुछ ज्यादा होते हैं अगर ज्यादा कमाऊंगा तो। वैसे 5 लाख रुपए अगर वो कुछ भी करता, पोटेंशियल बहुत था पुष्पा में, दिख ही रहा अभी सेकंड पार्ट में अपने को जिस हिसाब से। तो पुष्पा को पता था मेरे में पोटेंशियल है, अगर मैं एफर्ट लगाऊंगा और मेरे पास जितना चीजें है चीजें करने के लिए, उससे मैं सिर्फ 5 लाख पे सेटिस्फाई नहीं होगा, ये सिर्फ मेरे को मजदूरी देगा और उससे मुझे कुछ लाभ नहीं होगा। इसलिए फिर पुष्पा ने क्या बोला, मेरे को 4% देना, मेरे को 4% चाहिए। इसलिए फिर वो हर बार 4% कमाते रहता है। और इसलिए वो मूवी में वो लाल चंदन एकदम, क्या बता कौन थे, क्या बोलते हैं, एकदम अंदर से उसने कौन सा एक लाल चंदन लेके जाता वहां पे और फिर बेचने लेके जाता, और फिर उसको उसका भी 4% मिलता। याद है ना, थोड़ा सा मूवी देखा होगा, मूवी याद रखो कम से कम। तो वहीं से रिलेट कर सकता मैं तुमसे, क्योंकि इकोनॉमी नहीं जानने वाली एक पॉइंट के बाद। तो यहाँ तक समझ गया इक्विटी में क्या हो रहा है, ओनरशिप मिल रही है और प्रॉफिट मिलेगा। अगर प्रॉफिट कमाएंगे तो उसकी भी प्रॉपर ओनर मतलब मिलेगा, और अगर लॉस कमाएंगे तो उसका भी प्रॉपर हिस्सा मिलेगा। और अगर शेयर की प्राइस बढ़ी तो फिर क्या मिलेगा, कैपिटल गेन मिलेगा। ठीक है, मैंने ये बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड वे में नोट्स में डाला है, पर नोट्स से नहीं पढ़ेंगे ज़्यादा पढ़ाते समय। अब आई बात, जो मैंने 10 लाख रुपए लाए थे, मैंने सोचा कि यार मैं किसी को ओनरशिप नहीं देना चाहता, मैं किसी को ओनरशिप नहीं देना चाहता, तो मैं क्या लाऊंगा मार्केट में, डेप्थ सिक्योरिटी। और डेप्थ सिक्योरिटी मतलब सिर्फ एक लोन है, कुछ भी नहीं है, एक नया नाम दे दिया है, इनको नामकरण करना अच्छा लगता है, और कुछ भी नहीं है, इकोनॉमी वालों को हर चीज को प्रॉपर वे में बताने के लिए। तो एक नया नामकरण है, सिर्फ वो एक लोन है, सिर्फ शेयर मार्केट से है, तो उसे क्या बोला जाता है, डेप्थ सिक्योरिटी बोला जाता है। तो अब इसमें और इक्विटी सिक्योरिटीज में क्या फर्क है, कि इसमें ओनरशिप नहीं मिलेंगी, ये सिर्फ एक लोन है, ओनरशिप नहीं मिलेंगी। तुमको एक प्रॉपर इंटरेस्ट रेट मिलेगा हर साल का या हर महीने का, जिस हिसाब से वो शेयर मार्केट में लाए होंगे उस हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। और दूसरी चीज, जो तुम्हारा ये प्रीमियम है, मतलब ये जो तुमने इन्वेस्ट किया है प्रिंसिपल अमाउंट, इसको प्रिंसिपल बोलते हैं, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट तुमको 1 साल बाद या फिर जो भी टर्म होगा इसका जिस हिसाब से, वो पूरी की पूरी वापस मिल जाएगी। मतलब इसमें क्या हो रहा है, यार एसी चालू कर देते, मैं ठीक हो जाता है। मैम एसी चालू कर देना आपका। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि इक्विटी, एक ही चालू करो, पीछे वाले को ठंडी लग रही है क्या, मतलब दूसरा वाला नहीं करना है ना, एक ही चालू करेगा इधर वाला। ठीक है, तो इक्विटी सिक्योरिटीज में क्या दिख रहा है कि तुमको सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा, ओके, और प्रिंसिपल अमाउंट एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद में वापस मिल जाएगा। तो इसमें क्या दिख रहा है कि रिस्क बहुत ज़्यादा कम है, ना के बराबर है, क्योंकि तुम्हारे को प्रॉपर इंटरेस्ट मिलेगा, और थोड़े सालों बाद मतलब जो भी उसका टर्म होगा उस हिसाब के बाद में तुम्हारे को तुम्हारा पैसा भी पूरा वापस मिल जाएगा। तो ये सेफ जरिया है। अब इस चीज़ को समझाने के लिए, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। फिर कुछ लोगों का ऐसा है कि मेरे को बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है, मेरे को प्रॉपर मेरे शेयर मार्केट में पैसे डाले, इंटरेस्ट मिलेगा थोड़े दिन बाद में, और फिर उस हिसाब से मैं थोड़े दिन बाद में मेरे को उसका प्रिंसिपल भी वापस मिल जाएगा। तो बेसिकली क्या तुम सीखे अभी, कि भाई इक्विटी सिक्योरिटीज दो टाइप्स के होते हैं, एक होती है इक्विटी सिक्योरिटी और दूसरी होती है डेब्ट सिक्योरिटी। और इक्विटी सिक्योरिटीज में ओनरशिप होती है, और डूबेंगे तो सब लोग डूबेंगे, और अगर ऊपर ग्रोथ होंगी तो सबकी होगी एक साथ। तो मोर और लेस ऐसा है इक्विटी सिक्योरिटीज का। और डेब्ट का सिर्फ एक लोन है जिसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, और थोड़े दिन बाद तुम्हारे जो पैसे हैं प्रिंसिपल अमाउंट वो भी वापस मिल जाएगा। तो इक्विटी सिक्योरिटीज खत्म हो गया, अगले टॉपिक पे जाते हैं। ये मैंने बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड वे में दिया है, वैसे भी एकदम प्रॉपर हिंदी में है, तो कुछ ऐसा डिफिकल्टी जाएंगी नहीं समझने के लिए।
अगर कुछ जा रही होंगी तो बता देना। मैं टर्म सिर्फ बता देता हूँ कि जो प्रॉफिट है उसको डिविडेंड बोला जाता है, नहीं तो पढ़ते टाइम में ऐसा लगेगा कि सर ने कुछ अलग पढ़ा दिया। और एग्जाम्पल जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे वो मैंने इसमें भी डाले हुए हैं। डेब्ट सिक्योरिटीज वगैरह भी एक्सप्लेन किया है। और ये एक मैं चार्ट देता हूँ हरदम क्लास के, मतलब वो पर्टिकुलर नोट्स के बाद में, तो वो पढ़ने की झंझट नहीं पड़ेगी, कितना भी पढ़ लोगे तो उसके बाद समझ जाएगा अगर प्रॉपर वे से पढ़ा है तो। अब बात आती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो तुम्हारे हिसाब से गवर्नमेंट कौन से सिक्योरिटीज इश्यू करती होंगी, इक्विटी सिक्योरिटीज या डेब्ट सिक्योरिटीज मार्केट में जो आती होगी ना? ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा होगा। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे गवर्नमेंट की, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज ट्रेड होती है क्या? क्या लगता है? तो ज्यादातर नहीं होती है, बहुत रेयर काइंड ऑफ सिक्योरिटीज जो होती है गवर्नमेंट की, वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होती है। तो हमें अभी क्या देखना है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऐसी क्या खास है कि उस पर लोगों का ज्यादा विश्वास है। एक नितिन गडकरी का तुमने वीडियो देखा था क्या बीच में, कि वो ऐसा पूरे पब्लिक में आए थे प्रॉपरली, मतलब ऐसा स्पीच वगैरह दे रहे थे, तो उनको पूछा गया था कि यार मेरा सो एंड सो रास्ता है और उसके लिए पैसे चाहिए। तो एक डायलॉग फेमस हुआ था नितिन गडकरी का कि भाई तुम मेरे को सिर्फ एनवायरमेंट के क्लियरेंसेस पास करा दो, बोलते तुम सिर्फ रास्ता बता दो कहाँ पे कितना बनाना है और मैं तुमको फंड दे दूंगा। अब तुम सोचो, ऐसा देश जिसके पास पैसे की इतनी किल्लत है, वो ऐसा शूट में आके, बहुत सारे पॉलिटिशियंस बहुत सारी झूठ बातें करते हैं, पर कोई एक बंदा एकदम सामने आ रहा और बोल रहा भाई जब तुम सिर्फ मेरे को एनवायरमेंट के क्लियरेंसेस ला के दो और मैं तुम्हारा रास्ता बना दूंगा। तो ऐसा कौन सा आत्मविश्वास है उसके पास में, या फिर क्या चीज है कि इतनी बड़ी चीज बोल रहे हैं? क्या लगता है? यार बोलना जोर से, क्या हो गया? थोड़ा एंगेजमेंट बढ़ाओ यार। कैसा रहेगा या ऐसा है ना, मेरे को मजा नहीं आता है इसमें, क्योंकि मैं तुम्हारे लेवल तक जाने के लिए मीम्स वीडियो वगैरह बहुत नीचे जा रहा हूँ। थोड़ा कॉपरेट करो। क्या लगता है, मतलब अरे कुछ भी बोलो यार, इतना क्या है, नहीं पता तो नहीं पता। मैं पिछले बार भी बोला स्टूडेंट्स की इज्जत नहीं होती है, नहीं होती इज्जत। सोचो क्या होगा, मतलब ऐसा क्यों बोल रहे होगे नितिन गडकरी जी? उनके घर का पैसा तो नहीं ला रहे हो एट दी एंड, और गवर्नमेंट भी एक फिक्स्ड बजट ही उनको पास करके दे रही होंगी ना, इतना पैसा गवर्नमेंट के पास में भी नहीं है कि टैक्स से भाई इतना कमा रहे कि भाई कितना भी दे देंगे, ऐसा भी नहीं है। और अपने अर्थव्यवस्था में छेद भी है, क्योंकि लोन वगैरह भी हमने बहुत बाहर के कंट्रीज से ले रखा है, और वो लोन के भरोसे भी वो लोन के भरोसे पे भी वो चीज़ नहीं बोल रहे बाहर से जो लोन मिल रहा है उसके भरोसे पे। तो फिर क्यों बोल रहे होंगे कि भाई जितना पैसा चाहिए उतना है मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, ऐसा डायलॉग है उनका, सुना है क्या तुमने? हाँ ऐसा बोला है उन्होंने। मैं बोल रहा हूँ तो उतना विश्वास करके रखो। तो क्यों बोला होगा ऐसा, क्या लगता है? बोलते ही नहीं यार तो कैसा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की इज्जत बहुत है। जैसे अभी मेरे को एक भी स्टूडेंट पे ऐसा भरोसा नहीं है कि भाई एक आधा बहुत होशियार है करके, तो फिर मैं रिस्क नहीं लूंगा। अगर कोई आया बाहर से कि सर बोले तुम्हारा एक आधा बहुत होशियार स्टूडेंट कौन है, मेरे को पता ही नहीं पता है, तो फिर मैं रिस्क नहीं लूंगा। पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का वैसा नहीं है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब क्या हो रहा, वही सिक्योरिटीज जो मैंने आपको अभी ऊपर पढ़ाया उसी का एक पार्ट है। पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का बहुत लोगों का विश्वास है कि उसमें पैसे नहीं डूबने वाले। और इसलिए क्या होता है कि जितना भी, अगर शेयर मतलब जितना भी वो लोन शेयर मार्केट से डिराइव करना चाहते हैं वो इजीली डिराइव हो सकता है। गवर्नमेंट को उतना मतलब इज्जत है अपने इधर, अपनी गवर्नमेंट, मतलब क्या बोल सकते हैं, हमारा इतना विश्वास है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर जो भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कि भाई कितना भी पैसा अगर तुमको चाहिए और तुमने अगर गवर्नमेंट मतलब ऐसा बाहर लाया गवर्नमेंट में कि भाई मेरे को पैसा चाहिए, मैं तुमको सो एंड सो टाइम के बाद में वापस कर दूंगा, तो लोग पैसे देने को तैयार है। अब तुमको क्या लगता है कि अगर गवर्नमेंट को 100 रुपए चाहिए,
अगर गवर्नमेंट को 100 रुपए चाहिए, ये नोट्स देखने के बाद मेरे को भी ऐसा लगता है कि तुमको एक पॉइंट के बाद चीजें समझना बंद हो जाती है। अब सोच के देखो, गवर्नमेंट को अगर 100 रुपए चाहिए तो वो कितने रुपए के शेयर मार्केट में लाएंगे? अब इतना तुम सोच सकते, अगर 100 रुपए का चाहिए, 100 रुपए का ही शेयर चाहिए उसको, तो मार्केट में क्या लाने वाली? शेयर मतलब ऐसा पेपर लाने वाली, और कुछ भी नहीं है। तो ये कितने रुपए के पेपर लाएंगे तुम्हारे हिसाब से? वो नहीं, 100 रुपए के शेयर है ना, तो 100 रुपए के शेयर मार्केट में ऐसे पेपर लाएंगे क्या? या ऐसे पेपर समझो, अच्छा तू 10 बोल रहा ना, सही है, तो ऐसे 10 पेपर लाएंगे जाएंगे क्या, मैं वो पूछ रहा हूँ। क्या होगा? अच्छा ठीक है, सपोज करो 100 रुपए के शेयर चाहिए ना, तो वो 10-20 रुपए रखो तुम्हारे पास, वो हटा दो दिमाग में से। मेरे को सिर्फ इतना बताओ कि अगर 100 रुपए चाहिए, एकदम और नीचे लाता लगे तो, अगर सपोज करो मेरे को पैसे चाहिए अभी, तो मैं मेरे दोस्त को फोन लगाऊंगा कि भाई मेरे को 100 रुपए चाहिए, तू 100 रुपए भेज दे, ठीक है? ऐसा ही गवर्नमेंट के केस में विजुअलाइज करो कि अगर गवर्नमेंट को 100 रुपए चाहिए, तो 100, वो कैसा बोलेगा, क्या बोलेगा? 100 रुपए चाहिए तो 100 ही रुपए मांगेगा कि 200 रुपए मांगेगा? वो बोल रहा मैं, 100 ही रुपए मांगेगा, है ना? और उसके बाद में जब वो डॉक्यूमेंट देगा वापस, उसके ऊपर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, अगर गवर्नमेंट को 100 रुपए चाहिए, तो वो मार्केट से सिर्फ 96 रुपए में ही पैसे, मतलब उसको जो 100 रुपए चाहिए, वो सिर्फ वो जो पेपर लाएगा, समझो ये ऐसे 3-4 पेपर नहीं ला रहा वो, 3-4 पेपर नहीं लाएगा, एक पेपर लाएगा, उसके ऊपर 96 रुपीज का अमाउंट दिया होगा, 96 रुपए ही दिया होगा, और इसके ऊपर लिखा 100 होगा, इसके ऊपर लिखा 100 रुपए होगा, पर वो बेचेगा कितने में? सिर्फ 96 रुपीज में। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट को 100 रुपए चाहिए, तो मार्केट से कितने रुपए ले रहा है? 96 रुपए ले रहा है। और उसको क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट इंटरेस्ट नहीं देता है, डिस्काउंट पे उसका डॉक्यूमेंट या फाइनेंशियल जो भी उसका डेप्ट सिक्योरिटी है वो बेचता है डिस्काउंट पे, और जब वापस देता है 10 ईयर के बाद में, तो वो 100 रुपए में वापस देता है। मतलब इसमें क्या दिख रहा है कि गवर्नमेंट, मेन चीज क्या है कि गवर्नमेंट इंटरेस्ट नहीं देता अपने सिक्योरिटीज के ऊपर, वो सिर्फ डिस्काउंट में उसका पेपर देता है, और उसके बाद में वो पैसे 100 रुपए करके वो वापस दे देता है। मतलब वो नहीं दे रहा है इंटरेस्ट वगैरह, कुछ नहीं दे रहा है। तब भी लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करने को जाते हैं, क्योंकि उनको श्योर शॉट है कि भाई मैंने अगर यहाँ पैसे डाले तो एट दी एंड मेरे को वापस मिलने वाले, सिर्फ इतना है वो गेम। तो जैसे वो था कि भाई एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है सिक्योरिटीज, वैसे ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च लाता है उसे मार्केट में, और वो ट्रेड होता है, और कुछ नहीं। बाकी इसके साथ क्या है कि कैसे इशू होता है, तो आरबीआई ऑप्शन वगैरह रखता है इस चीज के लिए। मैं ये आगे बताऊंगा, एक ई कुबेर नाम का प्लेटफॉर्म है, उस पर वो चीजें होती है, वो आगे समझाने का पार्ट है। मेन चीज क्या है, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज क्या है गवर्नमेंट के जो मार्केट में लाए जाते हैं। तो गवर्नमेंट के 4 टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज है। एक है ट्रेजरी बिल्स नाम का। तो इसमें क्या फर्क होता है कि सिर्फ जो ड्यूरेशन होता है टाइम का वो अलग अलग होता है, वो हमें देखना है। तो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, पहले तो शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल से कम, इंटरेस्ट नहीं मिलता, पर डिस्काउंट पे मिलता है। जैसे मैंने बताया कि 100 रुपए का अगर उसे चाहिए तो वो 100 रुपए में बेचेगा नहीं, 96 में बेचेगा, और 100 रुपए वापस करेगा, डिस्काउंट पे दे रहा है। ये मेन चीज है इसके साथ। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट बोलती है 1000 रुपए का ट्रेजरी बिल्स लाएगी, वो 950 रुपए में ही देगी 91 डेज के लिए।
और वापस 1000 रुपये करेगी। ओके, ये होता है मेन चीज, ट्रेजरी बिल के साथ में ये चीज होती है। अब एक होता है कैश मैनेजमेंट बिल, एकदम ऐसी कैश की एकदम आखिरी आखिरी दिनों में, जैसे अपने को महीने के आखिरी में किल्लत होती है ना, वैसे ही गवर्नमेंट को भी कहा ना कहा कभी ना कभी किल्लत होती है पैसों की। फिर गवर्नमेंट क्या करता, कैश मैनेजमेंट बिल लाता। वो भी एक शॉर्ट टर्म के लिए ही होते हैं, पर वो कितने दिन के लिए होते हैं, 91 डेज। ट्रेजरी बिल्स और इसमें क्या फर्क है कि वो 1 साल तक के लिए है, कुछ भी ड्यूरेशन हो सकता है 1 साल के अंदर का। ये जो होते हैं कैश मैनेजमेंट बिल, ये सिर्फ और सिर्फ 91 डेज के लिए मार्केट में लाए जाते हैं। और ये भी अर्जेंट शॉर्ट टर्म पैसा मिलता है गवर्नमेंट को। और इसमें भी ऐसा है कि मतलब यही मैंने एग्जांपल के रूप में बताया है। तो इसमें भी क्या होता है कि डिस्काउंट रेट पे ही गवर्नमेंट अपना जो डॉक्यूमेंट है डेप्ट सिक्योरिटी वो बेचती है, और उसके बाद में फिर वो जो एक प्रॉपर अमाउंट है उस पर लिखा हुआ वो पेपर के ऊपर वो वापस करती है। अब आता है डेप्ट सिक्योरिटीज, डेटेड सिक्योरिटीज। ये होती है लंबे टाइम के लिए डेप्ट सिक्योरिटीज। ये होती है 5 से 40 साल तक। जैसे अभी मैंने आपको बताया था नितिन गडकरी का एग्जाम्पल, तो वो जो ले रहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन ले रहे। ओके, तो वो ऐसा लंबा टाइम के लिए लेंगे, वो ऐसा 90 दिन के लिए 1 साल के लिए नहीं जमेगा। तुम्हारे घर के भी लोन होंगे तो वो 1 आध 2 साल के लिए नहीं रहते हैं, लंबा स्पैन होता है उसका 7 8 साल वगैरह। तो वैसे ही ये डेटेड सिक्योरिटीज होते हैं, ये 5 साल से 40 साल तक का इसका टाइम स्पैन होता है। इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है इसका, इसमें इंटरेस्ट होता है पहले तो, ये डेटेड सिक्योरिटीज में। और एक तो फिक्स्ड होता है या फिर फ्लोटिंग है। फिक्स्ड मतलब कि एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर दिया कि भाई इतना 7% ही मिलेगा आपको, और वो फिर पर्टिकुलर 7% आपको हर साल मिलता है, या फिर जो भी टाइम स्पेंड डिसाइडेड होगा उस हिसाब से। और फिर एक फ्लोटिंग रेट एग्जांपल होता है कि भाई जितना महंगाई है इकोनॉमी में, हमने पिछले बार महंगाई वगैरह इन्फ्लेशन वगैरह पढ़ा था, तो उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट बढ़ता है कम होता है, मैंने पिछले बार बताया था, रेपो रेट वगैरह सब चीजें। तो उस हिसाब से फिर ये जो फ्लोटिंग रेट है वो वेरी होता है जितना इकोनॉमी के कंडीशंस के हिसाब से, उस हिसाब से फिर गवर्नमेंट इंटरेस्ट देती है लोगों को। चौथा होता है स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। स्टेट गवर्नमेंट इश्यू करती है ये चीज। और इसमें क्या होता है, हर स्टेट अपने प्रोजेक्ट के लिए पैसा उठाता है, अपने अपने प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट वगैरह। एक सेकेंड। तो स्टेट गवर्नमेंट वगैरह लोन इश्यू वगैरह करती है। ओके, तो इसमें हर स्टेट अपने प्रोजेक्ट के लिए पैसा उठाता है, ये भी चीज चलती है। तो मोर और लेस 4 टाइप्स की सिक्योरिटीज होती है, मतलब जो मैंने डेप्ट सिक्योरिटीज गवर्नमेंट की बताई वो। पहला होता है, पहली कौन सी थी, ट्रेजरी बिल्स थी। कितने दिन के लिए होती है वो, 1 साल तक, मतलब कोई भी टाइम स्पैन हो सकता है, 91 डेज 81 डेज, ऐसा 2 3 टाइम स्पैन होते हैं उसके। सेकेंड कौन सी होती है, कैश मैनेजमेंट बिल्स होता है, वो 91 डेज के लिए इश्यू होता है। तीसरा होता है डेटेड सिक्योरिटीज, 5 साल से 40 साल तक होता है उसका काम। और उसके बाद में अगर देखोगे तो चौथा होता है स्टेट डेवलपमेंट। इसका भी टाइम स्पेंड ज़्यादा होता है क्योंकि ये डेवलपमेंट पर्पस के लिए बोल रहे हैं। अगर डेवलपमेंट पर्पस आ गया तो उसको टाइम स्पेंड ज़्यादा लगने वाला है। और वही अगर किसी के पैसे वगैरह देना है, अब ये कैश मैनेजमेंट बिल ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट क्यों इशू करती है पता है क्या, एकदम से लिक्विडिटी क्रंच आ गया सपोज करो, मतलब ऐसा हो गया कि मिड डे मील के लिए किसी सो एंड सो कंपनी की तरफ से मिड डे मील खाया है कि किसने यहाँ पे, अरे वो दोपहर के टाइम पे खाना मिलता है उसको मिड डे मील बोलते हैं। तुम कोई भी जिला परिषद से नहीं हो क्या, तो वहाँ मिलता था ना। हाँ ना, फिर भूल गए कि तुम यार, कुछ तो बोलो, सपोर्ट करो यार। तो एकदम ऐसा कि मेरे को लगता कि इनके अभी अभी आए भाई ये जिंदगी में, अभी अभी जीना चालू करे, कुछ तो बोला करो। तो फिर मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो जो मिड डे मील है, सपोज करो कोई तुम्हारे को गेहूँ चावल वगैरह प्रोवाइड कर रहा है ना गवर्नमेंट को, तो उसके पैसे गवर्नमेंट को देंगे, देना पड़ेंगे। गवर्नमेंट उसका जीजाजी नहीं है कि भाई नहीं राहते आता, नहीं पैसे मिले, ऐसा बिल्कुल नहीं होएगा। फिर उसके पैसे देते टाइम पे कभी अगर गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं रहे तो गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे शेयर्स मार्केट में लाती है आरबीआई के जरिए, और फिर उसके तहत गवर्नमेंट पैसे लेती है, और वो 91 डेज में फिर कहाँ ना कहाँ से और दूसरे इधर से गवर्नमेंट पैसे कमा के
हमको वापस दे देती। तो समझ गया, जो स्टार्टिंग के ट्रेजरी बिल्स और कैश मैनेजमेंट जो बिल था दोनों भी, वो सिर्फ और सिर्फ विदाउट इंटरेस्ट है, उस पर डिस्काउंट पे वो मिलता है, और उसके बाद फिर वो पैसे थोड़े जो टर्म होने के बाद में वो वापस कर देते। ठीक है, यहाँ तक समझा होगा, तो फिर हम आगे चलते हैं। ये मैंने और भी थोड़ा सिंप्लीफाई वे में दिया है कि कौन किसका कितना टेन्योर है, तुमको नहीं पढ़ना पड़ेगा, आधे से ज्यादा मेहनत यही हो जा रही है, सिर्फ पढ़ो, इसके बाद भी जेरोक्स निकाल लेना। अब चालू होगा फाइनेंशियल मार्केट। मैंने पिछले लेक्चर जो लिए थे ना, मतलब जो पिछले क्लास था, उनके जितने भी लेक्चर ले रहा था, उसमें क्या हो रहा था कि उनको एक पॉइंट के बाद वो कंसेप्ट रिवाइज नहीं कर रहे थे और पता नहीं चल रहा था, और फिर ये इक्विटी डेप्थ वगैरह पता नहीं चलता था, और कैपिटल मार्केट वगैरह भी पिछले बार मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं लूँ, पर इस बार फाइनेंशियल मार्केट में प्रॉपर लूंगा। तो फाइनेंशियल मार्केट में है ना, दो चीजें होती है। पहले तो कि एक तो कैपिटल मार्केट होता है, और दूसरा होता है मनी मार्केट। ये दो चीजें होती है, ठीक है। स्टार्टिंग से देखते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट में क्या होगा। फाइनेंशियल मार्केट ऐसा नाम सुन के तुमको क्या लगता है, वहां से पढ़ के मत दो, तुम्हारे दिमाग चलाओ बस। क्या लगता है फाइनेंशियल मार्केट में क्या होगा? एट फाइनेंशियल चीजें ट्रेड होंगी। जैसे इतवारा बाजार गए तो वहां पे ऐसा शेयर नहीं खेलेंगे लोग, वहां पे आलू प्याज कांदा कार्यक्रम ही चलेगा। तो वैसे ही अगर तुम फाइनेंशियल मार्केट में आओगे तो क्या होगा, शेयर्स में डील होगा लोगों का, बॉन्ड्स में डील होगा, डेरिवेटिव्स में डील होगा, यही चीजें चलेंगी जो फाइनेंशियल मार्केट के पार्ट है। ओके, और कुछ भी नहीं। समझ रहे हैं ना? आवाज आ रही है ना आखिरी तक? तो ये देखो, ये क्या है कि एक फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, एक फिजिकल या फिर ऑनलाइन का एक मतलब प्लेटफॉर्म होता है। फाइनेंशियल मार्केट मतलब जहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज डील होती है। ओके, तो पहले हमने क्या सीखा, सिक्योरिटीज वगैरह देखी है, उसके दो टाइप्स थे। गवर्नमेंट कौन से सिक्योरिटीज मार्केट में ला रहा है वो भी हमने देख लिया, टाइप्स देख लिए। उसके बाद में हम फाइनेंशियल मार्केट देखेंगे, जिसमें हम कैपिटल और मनी मार्केट देखेंगे क्या होता है। तो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी जगह है, फिजिकल या ऑनलाइन, जहां बायर्स और सेलर मिलते हैं ताकि फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, शेयर, बॉन्ड, करेंसी, डेरिवेटिव एक्सेट्रा का लेन देन हो सके। ओके, इसी ज्यादा हो गया। अरे यार, दोनों की बात चालू करें, मैंने दूसरा नहीं बोला था। चल, बंद हुआ के वो कि ये बंद हुआ? तो देखो क्या बोल रहा हूँ, अरेंजमेंट मैं निकाल दूंगा इसको, कुछ नहीं ना, ऐसा हो गया ना कार्य। तो देखो मैं क्या बोल रहा था कि फाइनेंशियल मार्केट का मैंने चीजें बता दिया कि भाई इसके दो टाइप्स होते हैं, तो वो देखते हैं। इसके अंदर दो मेन टाइप्स होते हैं, एक होता है कैपिटल मार्केट, एक होता है मनी मार्केट। ओके, अब कैपिटल मार्केट क्या होता है कि मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए वहां पे चीजें ट्रेड होती है, और वही जो मनी मार्केट होगा उसके अंदर शॉर्ट टर्म के लिए चीजें ट्रेड होंगी, मतलब लोगों के बीच में। अब मेन चीज है, हमें कैपिटल मार्केट देखना है कि एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट में शेयर्स होते हैं पहले तो। यहाँ पे किसने स्कैम 1992 मूवी देखा है क्या? आधे से ज्यादा लोगों ने। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो कैपिटल मार्केट क्या होता है कि उसमें यहाँ पे डेप्थ डेप्थ सिक्योरिटीज भी यहाँ पे ट्रेड हो रही है, पर क्या हो रहा है, और इक्विटी सिक्योरिटीज भी डील हो रही है। पर इसका मेन क्या था कि इसकी मेच्योरिटी एक साल एक साल या एक साल से ज्यादा होगी। जो ट्रेजरी बिल बताया मैंने उसकी कितनी थी, एक साल तक ही थी, तो वो यहाँ पे ट्रेड नहीं होगी। तो मेनली जो कैपिटल मार्केट है उसमें क्या होता है कि जो लॉन्ग टर्म की है मेच्योरिटी की, उसकी डेप्थ सिक्योरिटीज और इक्विटी सिक्योरिटीज यहाँ पे खेली जाती है लोगों के बीच में। ठीक है, तुम कैरम खेलते थे क्या? तो एक वो बिजनेस का गेम था उसके अंदर कैरम का, जिसके अंदर तुम वो गोल ओन कर सकते थे 100 रुपए में। पता है कि सबको पता है क्या? मैं फिर उधर से चालू करता। हाँ चलो भाई, कुछ तो मिला।
एनटीए। तो देखो वो ऐसा कैरम था, ठीक है, वो ऐसे गोल थे यहाँ पे, ऐसा यहाँ पे का एक गोल था, ये ऐसी पट्टी थी, फिर यहाँ एक पट्टी थी, ऐसा था, ऐसा था। अब इसमें क्या हो सकता है कि हर एक का रेट लगता था। मेरे को जहां तक याद आ रहा है इसका 60 रुपए था, इसका 100 रुपए या 120 रुपए था। सच में सबको पता है ना, या फिर अभी जो बता रहा हूँ समझ लेना, नहीं तो अब मेरे पास और दूसरा चॉइस नहीं। तो ये 60 रुपए था, ये 100 रुपए था। बाद में फिर ये ऐसी डंडियों के ऊपर भी अगर वो आ गया तो उसके भी पैसे वो उसके हो जाते थे। तो फिर ये भी था, ये ऐसे चार ये थे। तो सपोज करो अब शेयर मार्केट में तुम उतरे हो, और ये तुम्हारा इंडियन इकोनॉमी है, ये कैरम बोर्ड मतलब, और तुम शेयर खरीदने निकले हो, ये पूरे तुम्हारे शेयर है, एक दो तीन, एक दो तीन चार, ये पाँच, छ, सात, आठ, और ये नौ, ठीक है। तो अब क्या हो गया, तुम शेयर मार्केट में उतरे हो और तुम कैपिटल मार्केट की चीजें देख रहे हो, फाइनेंशियल मार्केट की, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट में मैंने क्या बोला था कि वो मेच्योरिटी के लिए चीजें देती है। एक मेच्योरिटी है कितनी, 1 साल या उससे ज्यादा, या फिर इक्विटी, उसमें भी एक डेब्ट सिक्योरिटीज और इक्विटी सिक्योरिटीज, उसमें दोनों आती है कैपिटल मार्केट में, सिर्फ उसका मेच्योरिटी पीरियड हाई है, ठीक है। तो सपोज करो मैंने क्या बोला था, इक्विटी सिक्योरिटीज क्या थी, ओनरशिप थी, और डेब्ट सिक्योरिटीज क्या है, सिर्फ एक लोन है जो तुमको मिलेगा। तो सपोज करो ये है इक्विटी सिक्योरिटी की, तुमने ये ओन कर लिया, फिर इसके ऊपर जो भी गोटी आएंगी वो तुम्हारी है, बात खत्म हो गई। कुछ तो 50-60 रुपए का वो ओन कर सकते थे वहां पे, ठीक है। तो अब सपोज करो कि ये ओन तुमने कर लिया, और ऐसे ही कैपिटल मार्केट का कार्यक्रम पूरा चलेगा। और ये क्या है कि ये सिर्फ एक इक्विटी का पार्ट है, क्योंकि तुमको ओनरशिप मिल रही है उस पर्टिकुलर चीज की। अब सपोज करो कि तुम्हारे पास डेब्ट सिक्योरिटीज भी थी, अब उसको इसमें कैसे बिठाएंगे ये गेम पे। तो किसी किसी के पास बहुत ही कम कॉइन्स रहते, तो वो क्या बोलता, एक आधे से लोन लेता है ना, कॉइन्स लेगा, या फिर वो बोलेगा मेरे भी थोड़े कॉइन्स ले ले, और तू मेरे को जब तेरे ऊपर गोटी आ जाए इसके ऊपर, तो फिर अगर छोटी हो 10 वाली तो वो मेरे को दे देना। तो डेब्ट सिक्योरिटीज मोर और लेस क्या होता है कि उसके पास उतने पैसे नहीं होते कि भाई वो ओनरशिप ले सके, वो सिर्फ किसी ना किसी के साथ कंबाइन होके, ऐसा बोलो, या फिर किसी ना किसी को उधारी का लोन देके, कि भाई मैं तेरे को लोन दे रहा, ये मेरे पास 85 रुपए, मैं कोई चीज इस बोर्ड पे ओन नहीं कर सकता। क्योंकि एक पॉइंट के बाद जब तुम पूरा कमा लेते, पूरे गोटियां तुम्हारी हो जाती, उसके बाद में ये खेल खेला जाता ना, ठीक है, ओन करने के बाद में ये खेल खेला जाता। तो सब तुमने ओन कर लिया, तुमको बता दिया कि मेरी हैसियत बहुत कम है भाई, मेरे पास 30-40 रुपए है, और मैं कुछ ओन नहीं कर सकता, मैं कुछ कमाने नहीं वाला। तो तुम क्या करोगे, किसी ना किसी को वो एज अ लोन दे दोगे कि भाई ये दे, मेरे ऊपर का तू खेल, और ये मेरे कॉइन तेरे पास में रख, ठीक है। तो वो क्या हो गया, एक डेब्ट सिक्योरिटीज है, जो गेम खत्म होने के बाद में भी आखिरी में जो विक्ट्री होंगी वो दोनों की होगी। ऐसे जा रहा है ना बराबर, क्योंकि ये आविष्कार मैंने अभी लगाया, मेरे को भी नहीं पता था कि मैं ये बोलने वाला हूँ करके। तो मैं कुछ अलग ही प्रिपेयर करके आया था बताने के लिए। तो क्या हो रहा, कैपिटल मार्केट में क्या हो रहा, तुम्हारे अंदर ओनरशिप आ रही, तुम यहाँ पे ओनरशिप ले रहे इन चीजों की, कैपिटल मार्केट में आ रहे, एक कोई तो तीसरा आदमी है, और वो बोल रहा कि हाँ ठीक है, तो बोली लगा और तू वो चीज खरीद ले। अब ये कौन है, तो ये सेबी है, जो इस चीज की परमिशन देता है। और इसके नीचे एक आदमी है, दो आदमी है, एक तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, और दूसरा क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। ब्रॉडली समझ लो, मैं एक क्या बोल सकते हैं, जितना मेरे उधर फेंक सकता है इस डायग्राम से उतना फेंक देता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाद में डेप्थ में जाएंगे, ठीक है। तो तुम कैपिटल मार्केट में आए, तुमने ओनरशिप लेना चालू करी इन इन चीज़ों की, और ये फिर क्या हो गया कि इसके ऊपर जो भी चीज़ें आएंगी, ये एज अ फैक्ट्री यूनिट पकड़ लो एक एक, तो इसके ऊपर जो भी आएगा वो तुम्हारी कमाई है, प्रॉफिट है, नहीं तो फिर तुम्हारा प्रॉफिट नहीं निकलेगा, ऐसी सब चीज़ें हो रही। तो ये है तुम्हारा शेयर मार्केट पूरा, ये है शेयर मार्केट। अब मैं वहां जाता हूँ और फिर वापस से यहाँ पे वापस आऊंगा 2 मिनट रुक कर। तो कैपिटल मार्केट क्या है कि लॉन्ग टर्म के लिए सिक्योरिटीज डेप्थ वाली भी और इक्विटी सिक्योरिटीज भी तुम कर सकते हो वहां पे। और कैपिटल मार्केट में भी दो टाइप्स है,
एक होता है प्राइमरी मार्केट और एक होता है सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, तो प्राइमरी मार्केट क्या होता है कि समझो किसी ने ऐसा एक सो एंड सो पर्सन है, एक सो एंड सो पर्सन है, एक सो एंड सो पर्सन है, उसने सोचा कि यार मेरे को मेरा मार्केट में मेरे को पैसे कमाने हैं और मैं कुछ ना कुछ मार्केट से पैसे लेना चाहता हूँ, और उसके अभी तक कोई मार्केट में उसने कदम नहीं रखा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किधर भी वो गया नहीं है अभी तक। तो वो क्या लाता मार्केट में सबसे पहले, अगर कोई शेयर ला रहा होगा तो उसे क्या बोला जाता, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब उसे क्या बोलते हैं, आईपीओ। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाता है वो मार्केट में। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाने के बाद वो क्या करेगा, उसके शेयर मार्केट में लाएगा, और फिर वो मार्केट में आने के बाद में उसके ऊपर जो चीजें चलेगी वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी इसमें क्या हो रहा है कि प्राइमरी मार्केट में क्या होता है कि कोई अगर पहली बार अगर उसका कोई शेयर ला रहा होगा और वो मैच्योरिटी उसकी ज्यादा होगी और ओनरशिप वगैरह दे रहा होगा, तो वो इसमें आएगा प्राइमरी मार्केट में। पहली बार इश्यू होते हैं, ट्रांजैक्शन होता है कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच में, एट दी एंड ट्रांजैक्शन होगा। जैसे वो कैरम बोर्ड पे भी क्या हो रहा था, तुम सामने वाले को बता दे रहे थे कि ये भाई जो है मैं ये वो ओन कर रहा करके। ओके, तो ये कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच में होता है। जैसे रिलायंस ने अगर डिसाइड किया कल को कि भाई मेरे को 1,000 करोड़ रेज करना है मार्केट से, तो वो क्या करेगा, आईपीओ निकालता है, और तुम 10 लाख के शेयर बाय करते हो डायरेक्टली कंपनी से। तुम आते हो आईपीओ लेते हो उसका 10 लाख का उसने लाया हुआ। ये प्राइमरी मार्केट का ट्रांजैक्शन हुआ, क्योंकि तुमने डायरेक्टली जो इश्यू कर रहा है, जो मेन पर्सन है, उससे खरीदा। मतलब कैपिटल मार्केट में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर कैपिटल मार्केट है तो मैच्योरिटी का कार्यक्रम बोल दिया। कैपिटल मार्केट में अगर प्राइमरी मार्केट में अगर प्राइमरी इसमें अगर कोई आ रहा होगा, प्राइमरी मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहा होगा, तो उसका ट्रेड किसके बीच में होगा, जो एक्चुअल ओनर है उस चीज का, उसके बीच में ट्रांजैक्शन होगा। ठीक है, उसमें कोई ऐसा थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगा। और वो कैपिटल मार्केट में भी एक सेकेंडरी मार्केट होता है। उसमें क्या होता है कि एक बार अगर तुमने समझो, मैं एक आदमी हूँ, मैंने रिलायंस के शेयर ले लिया 100 रुपए के। ओके, और मैंने वो डायरेक्ट मुकेश अंबानी से ले लिया, मतलब रिलायंस नाम की कंपनी से मैंने डायरेक्ट शेयर ले लिया। पर उसके बाद मैं क्या कर सकता, जो मेरे पास के शेयर है वो मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लाऊंगा और फिर मैं उसे बेचूंगा। ओके, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो थोड़ा दिमाग शांत रखना। पहले मैंने मुकेश अंबानी से शेयर लिया, कहाँ पे लिया, प्राइमरी मार्केट पे। सेकेंडरी मार्केट में आने के बाद में मैंने ये शेयर, और जो बहुत लोग जो बायर्स है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, वो जो दुकान है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वहां पे मैंने मेरे जो लाए हुए शेयर है प्राइमरी मार्केट से वो मैंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लाए बेचने के लिए लोगों को, और फिर मैंने वो बेचे। मैंने 100 रुपए के लाए तो मैं बेचूंगा कितना, थोड़ा और ज्यादा अमाउंट के बेचूंगा, 150 रुपए के। तो उससे क्या हो जाएगा, जो एक पहला शेयर मैंने प्राइमरी मार्केट से लिया था वो मेरा और उस मेन आदमी के बीच में ही था। पर ये जो सेकेंडरी मार्केट है उसके अंदर मैं जो उसका अभी का ओनर हूँ, मैं वो शेयर्स अब दूसरे लोगों के साथ बेच रहा हूँ और उससे मैं पैसे कमा रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीजें चलती है कि प्रॉपर जो ओनरशिप है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी नहीं है, मैंने जिसको बेचा है अब वो उनके पास चले गए वो शेयर, और फिर वो शेयर एक दूसरे के इधर ट्रांसफर होते रहते हैं सेकेंडरी मार्केट के अंदर। प्राइमरी मार्केट में तो एक बायर डिसाइडेड है, पर शेयर मार्केट में फिर वो तुम सुनते ना कि भाई शेयर बेचे जा रहे खरीदे जा रहे, तो फिर ये जो बाकी का ऐसा चिल्लर धंधा है रिटेल वाला कि भाई लोग खरीद रहे बेच रहे, ये फिर ये सेकेंडरी मार्केट में ये चीजें होती है। यहाँ तक समझ गया? तो प्राइमरी मार्केट, कैपिटल मार्केट में दो चीजें, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। और ये जो कैपिटल मार्केट है उसकी जो भी चीजें है वो कहाँ होने वाली है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में होंगी, या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक है वहां पे ये चीजें होंगी। अब ये भी क्या है मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ, थोड़ा सा धीरज धरो, क्योंकि इसको आधा पौना घंटा लगेगा पर पूरा समझ जाएगा, एक बार के बाद तुमको प्रॉपर समझ जाएगा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वगैरह सब चीजें।
अब इसको अगर मैं इस कैरम के परिभाषा में बताऊं तो सिर्फ इतना हो रहा है कि सपोज करो अब ये सेबी का है पूरा, ठीक है, ऐसा समझो पहले तो, अभी वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे मत जाना। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को ये खरीदना है, जो इसका बायर है वो बोल रहा है ठीक है खरीद ले, फिर मैं इसके 60 रुपए दूंगा, या फिर मैं किसी को पैसे देके फिर वो डेप सिक्योरिटी के नाम पे ये एट दी एंड भाई मैं जीतूंगा इसलिए मैं मेरे नाम पे कर लूंगा थोड़ा बहुत लोन देके किसको, और उससे मैं पैसे कमाऊंगा इंटरेस्ट वगैरह वो सब चीजें चलेगी। तो ये कैरम का कार्यक्रम खत्म हो गया, यहाँ तक समझ गया। अब आगे चलते। ये होता है एक कैपिटल मार्केट, और फिर दूसरा होता है एक मनी मार्केट। मनी मार्केट में कैपिटल मार्केट से अपोजिट में चीजें चलेगी। मतलब क्या होगा, 1 साल से कम के लिए जो मेच्योरिटी की शेयर्स है वो यहाँ पे खरीदे या बेची जाएगी, ठीक है। और इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स के नाम है वो क्या होंगे, कॉल, नोटिस मनी, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल रिपोर्ट्स, पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वगैरह वगैरह, ठीक है। और इसमें पार्टिसिपेट कौन करेंगे, एट दी एंड बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कॉर्पोरेट्स वगैरह वगैरह। और इसके अंदर भी दो है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी में सिर्फ एक ही काम होता है, प्राइमरी में जो मेन उसका जिसने खरीदा है, जिसकी ओनरशिप है प्राइम, वो किसी दूसरे को बेचता है, और फिर वो जिसने दूसरे वाले ने खरीदा है वो सेकेंडरी मार्केट में और 4 लोगों को वो चीजें बताता है। मतलब मोर और लेस ऐसा समझो कि एक चुगली है किसी 100 की, वो तुम्हारे को उसने बताया, और उसके बाद जैसे ही तुमको पता चली तुमने और नीचे आके पूरे मार्केट में फैला दी, और सबको ये भी बोला कि किसी को नहीं बताना, वैसे सबको पता है। तो ये हो रहा है एक शेयर मार्केट के अंदर पहली चुगली, वो प्राइम ओनर की थी जो तुमको पता चली, और फिर उधर से नीचे जा रही, इतना ही है। अब अगला चलते। तो कॉल मनी में क्या होगा, मैंने टाइम पीरियड का इशू बताया था कि ये सिर्फ ओवरनाइट एक दिन के लिए अगर किसको पैसा लगता होगा तो वो चीज होती है यहाँ पे। सपोज करो एसबीआई को कुछ पैसे चाहिए, 50 करोड़ चाहिए, तो मार्केट में आएगा, मेरे को बोलेगा 1 साल के लिए, 1 दिन के लिए पैसे चाहिए, और वो उसके लिए कुछ करेगा मनी मार्केट के अंदर, और फिर उसको पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। ट्रेजरी बिल्स मैंने बताया पिछले बार 1 साल का टाइम स्पैन होता है, पर वो भी कैसा होता है कि मेच्योरिटी 91 डेज, 182 या 364, ये तीन ही चीजें जो ट्रेजरी बिल्स में होती है, ये तीन टाइम पीरियड के लिए गवर्नमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लगा सकती है मार्केट के अंदर। और ये मैंने बताया है कि वो डिस्काउंट रेट पे इशू होते वगैरह वगैरह। और फिर तीसरा है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल से ही पता चल रहा है कि ये कॉर्पोरेट रिलेटेड समथिंग होगा, और कॉर्पोरेट लोगों को अगर पैसा चाहिए, सपोज करो तुम जितने लोग हो यहाँ पे 50-60, वो मेरे एम्प्लॉय हो, और एक पॉइंट के बाद मेरे को पता चल गया कि यार अभी मार्केट की हालत ऐसे है कि मैं तुमको पैसे नहीं दे सकता हूँ। फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा और ये दिख गया कि भाई मेरे पास 7 दिन या फिर 1 साल के अंदर अंदर पैसे आ जाएंगे, तो मैं मार्केट से पैसे ले लूँगा कमर्शियल पेपर इश्यू करके। ये जो भी मैं कॉल नोटिस वगैरह वगैरह जो भी पढ़ता रहा हूँ ना, एक ऐसा पेपर का डॉक्यूमेंट है जो बेचा और खरीदा जा रहा है। जैसे तुम मोस्टली यहाँ पे फार्मर, मतलब फार्मिंग बैकग्राउंड वगैरह होगा तो 7/12 वगैरह देखा होगा, तो वैसे ही टाइप का एक पेपर है जिसको कमर्शियल पेपर बोला जाता है, या फिर जैसे जैसे लोग हैं उस हिसाब से वो नाम चेंज हो रहे हैं। तो ये कितने दिन के लिए, 7 दिन से 1 साल तक का है। उसके पास है, उसके बाद है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। मैंने स्टार्टिंग में लेक्चर जब स्टार्ट हुआ था तब क्या बोला था, तुम्हारा जो सेविंग अकाउंट में पैसा है, ओके, वो तुम बेच सकते हो क्या, मतलब ऐसा पास भूल लगे जाके, पर ये आदमी बेच सकता है। बैंक्स बैंक्स क्या करती है, जो उनके पास टर्म डिपॉजिट के पैसे है, तो वो टर्म डिपॉजिट के जो पैसे है वो बोलता कि वो एज अ सिक्योरिटी रखता वो, ये जो बैंक है, बैंक जो टाइम डिपॉजिट है उसके पास वो एज अ निगोशिएबल वर्जन करके रखता है कि देख भाई मेरे पास इतना टाइम डिपॉजिट है लोगों का, मैं तेरे पैसे कभी भी चुका सकता हूँ, पर मेरे को ये खर्चा नहीं करना है, तो सिर्फ तू ये देख ले कि मेरे पास टर्म डिपॉजिट है, और मैं तेरे को कभी ना कभी पैसे वापस दे दूंगा जो हमारा तय होगा हमारे आपसी सहमति से उस हिसाब। तो वही है कि भाई तुम बैंक में एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट लेते हो 6 महीने के लिए एट 7% इंटरेस्ट रेट, वही भी वही फिर उसका जो इंटरेस्ट रेट है उस हिसाब से चीजें चलती है। अब फिर मेन डिफरेंस क्या है, मैंने क्या बोला था कि कैपिटल मार्केट जो है उसकी चीजें कहाँ ट्रेड हो रही है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे,
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। पर ये जो है मनी मार्केट, इसकी जो चीजें है वो आरबीआई का एक प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मोस्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इसमें इन्वॉल्व है ना। तो आरबीआई का एक प्लेटफॉर्म है एनडीएस ओएम करके, निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग करके। वहां पे इलेक्ट्रॉनिक एक प्लेटफॉर्म है, उस पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का डील होता है, शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स वगैरह सबका। मतलब गवर्नमेंट का जो भी व्यवहार है, वो डेटेड सिक्योरिटीज मैंने जो भी बताया वो यहीं पे हो रहा है। ओके, कहाँ पे हो रहा है? तो एक ई कुबेर नाम का प्लेटफॉर्म है। अब वो कुबेर क्यों रखा, हम सबको पता है, कल्चरल इन्फ्लुएंस है गवर्नमेंट के ऊपर, तो वो उसी प्रकार के नाम रखेंगे, तो इसलिए वो ई कुबेर नाम रखा है। और वो वहाँ पे कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म है आरबीआई का, और वहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह डील होती है। एक होता है ओवर द काउंटर मार्केट, वहाँ पे क्या होता है, मनी मार्केट का एक इंस्ट्रूमेंट है, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो मैंने ऊपर बताया। इसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा था कमर्शियल पेपर पे? कॉर्पोरेट लोग। जैसे मैंने गवर्नमेंट का ऊपर बता दिया कि आरबीआई ने एक ई कुबेर नाम का प्लेटफॉर्म लाया, पर ये जो लोग है इसके लिए तो आरबीआई डील नहीं कर रहा होगा कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कॉल मनी के लिए, क्योंकि ये बैंक रिलेटेड है एट दी एंड, या फिर कॉर्पोरेट रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ओवर द काउंटर मार्केट है, एक मार्केट है वहाँ पे, फाइनेंशियल मार्केट का एक पार्ट है वो। वहाँ पे ये जो सिक्योरिटीज है वो डील होती है। ओके, ट्रेड होती है, डील मतलब ट्रेड होती है। और फिर वैसे ये क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। ये मोर और लेस ऐसा है कि जो भी कागज पत्री कार्यक्रम होते हैं, कि देना लेने के जो ट्रेड के टाइम पे जो कागज पत्र एक्सचेंज होते हैं, या फिर एक नोंदनी करके रखना बोलते हैं ना, कि भाई हाँ तेरे को मैंने शेयर दिए थे और शेयर ऐसे ट्रांसफर हो रहे हैं, तो यहाँ पे ये एक आदमी है क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये वो ट्रेड का एक दस्तावेज बना के रखता है। ओके, और एक स्टॉक एक्सचेंज है, लिमिटेड रोल है इसका। ओके, यहाँ पे भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेची जाती है, पर बहुत कम अमाउंट पे, और उस पर कुछ ना कुछ एक्सेप्शन रहते हैं। उस केस में ही वहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेची जाती है। ऐसा नहीं है कि हर बार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बेची जाती है, कुछ अगर कारण होगा उस वजह से वो सेगमेंट अलग रखा हुआ है गवर्नमेंट। ठीक है, छोटे एकदम होंगे तभी, नहीं तो आरबीआई का जो अगर बड़े वॉल्यूम के अगर ट्रेड होंगे तो वो आरबीआई का जो प्लेटफॉर्म है ई कुबेर का, वही होगा। फिर इसका चार्ट दिया है मैंने, ये देखते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सोचो, मैं एक ब्रीफली बता देता हूँ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में क्या हो रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज हो रहे हैं एक दूसरे के बीच में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी वही चीज हो रही है। अब बहुत से लोगों ने यहाँ पे स्कैम 1992 नहीं देखा है, पर एक शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ कि क्या होता है वहाँ पे, कि हर्षद मेहता पहली बार, वो क्या बोल सकते हैं, वो मार्केट के अंदर जाता है। पहले क्या होता था 1990, पहले तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में एग्जिस्टेंस में आया है। मतलब कब आया? ब्रिटिशर्स के टाइम पे। ओके, तो वो टाइम पे अपने पास उतना इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट था नहीं। फिर क्या होता होगा, शेयर्स कैसे बाय, मतलब खरीदे और बेचे कैसे जाते होंगे तुम्हारे हिसाब से? पेपर में कार्यक्रम होता होगा। और इसमें तुमको पता है क्या कि जैसे तुम इतवारा बाजार गए हो ना, तो वहाँ पे आलू प्याज कांदे कैसे बेचे जाते हैं? एक पॉइंट के बाद बेचे कैसे जाते हैं, मैं प्रॉपर पूछ रहा हूँ कि अगर तुम इतवारा बाजार गए हो तो तुमको पता है वहाँ पे क्या हो रहा है। सोच के देखो क्या हो रहा है। अगर वो ऐसा जोर से चिल्ला रहे हैं ना, कुछ ना कुछ, 10 रुपए से 10 रुपए से 10 रुपए से समथिंग, कुछ तो ऐसे ही टाइप चलता होगा ना वहाँ पे कार्यक्रम। टमाटे 40 लाख किलो, 40 लाख किलो, ऐसा समथिंग सुना होगा तुम। थोड़ा सा कॉपरेट करो, नहीं तो मेरे को ऐसा लगता कि मैं एलियन हूँ यहाँ पे ऐसा, क्योंकि रिलेट ही नहीं होता कि तुमको समझ रहा कि नहीं समझ रहा। तुम्हारे चेहरे बहुत सस्पेंस वाले हैं। तो फिर सपोज करो तो वहां पे तुमने क्या देखा, इतवारा बाजार में लोग अपना माल बेचने के लिए जोर जोर से चिल्ला के अपना अपना माल बेच रहे हैं। तो पहले ये शेयर मार्केट में भी वैसे ही होता था, प्रॉपर ऐसा गोल बना था, एक गोल था, वहां पे सब लोग जाते थे। ओके, और वहां पे फिर बोली लगाई जाती थी, और उनके प्रॉपर ऐसे हाथ के एक्सप्रेशन होते थे, वो ऐसा मुंह से नहीं बोल सकते थे ज्यादा चीजें। तो ये मतलब 2 4 ऐसा समथिंग, उसका पूरा 50 100 तक का पूरा हाथ पे डिसाइडेड था उनका, कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, समथिंग कुछ तो रहता था, अब मेरे को भी नहीं पता था।
तो फिर इस हिसाब से फिर बोली लगती थी कि कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए। तो ऐसा बहुत ज्यादा चीजें, सपोज करो ऐसा तुम्हारे सामने ऐसे 50 ब्रोकर खड़े हैं, वो बेचने वाले, और वो जोर जोर से चिल्ला रहे क्योंकि मार्केट का पीक टाइम है वो टाइम का, और जोर जोर से चिल्ला रहे वो कि अरे खरीदो 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 समथिंग समथिंग। ओके, तो वो मोमेंट पे तुम्हारे शेयर्स बेचे या खरीदे जा रहे थे। ओके, ऐसा व्यवहार पहले चल रहा था, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एग्जैक्ट यही चीज हो रही थी। ओके, तुमको एक, तुम्हारे पास टाइम है क्या? मैं एक्सप्लेन अच्छे से कर सकता हूँ। अगर बोर हो रहे होंगे तो फिर ऐसे ही चलते स्पीड स्पीड में, क्या ऐसे ही चलने देते स्पीड में? नहीं तो मेरे पास एक वीडियो है, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, पता है क्या तुमको? अबे तुमने आयरन मैन देखे क्या? हाँ, तो उसका नाम रॉबर्ट डाउनी जूनियर है। तो वो पहली बार जब शेयर मार्केट जाता है ना, तो वो क्या बोलता है देखते हैं। किसी का कुछ है क्या? थोड़ा आधा घंटा लेट होगा पर पूरा शेयर मार्केट समझा के भेजूंगा। कुछ है क्या जिंदगी में और भी कुछ इम्पोर्टेंट? नहीं ना? अब ध्यान से देखो कि वॉल, ये जो वॉल स्ट्रीट का है वो उधर का शेयर मार्केट है, जैसे हमारे इधर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, वहां पे का कौन सा है? भगवान। तो देखो, ये है रॉबर्ट डाउनी जूनियर। वो एक पॉइंट पे 1992 में वॉल स्ट्रीट गया था, और वो शायद से थोड़ा सा अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर सकता है, मैं तब कट कर दूंगा। आखिरी में बोलता है वैसे भी वो, ये वॉल स्ट्रीट का कार्यक्रम है। फिर नहीं, उसके बाद वो थोड़ा कुछ ज्यादा बोल देता। तो एक सेकेंड। तो वॉल स्ट्रीट में कुछ ऐसा हो रहा था, ये देखो, इस हिसाब से शेयर्स बेचे जाते थे जब इलेक्ट्रॉनिक नहीं था कार्यक्रम जैसा। लोग एकदम एक दूसरे के छाती पे चढ़ रहे रहते थे कि मेरे को मेरा शेयर बेचना है वगैरह समथिंग। ये ऐसा वातावरण हमारे इधर भी था। अगर तुमने स्कैम 1992 देखे रहते तुमको पता रहता था। अब इसके बाद रोक देते क्योंकि वो थोड़ा सा फिर अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करता। हाँ, तो ऐसा पूरा व्यवहार ऐसा था। तुमको ध्यान में आया कि पहले क्या हो रहा था? तो हमारे, भाई मेरा ही जो तो खुला है यहाँ पे, मेरा जीमेल का भी यहाँ लॉग इन हुआ। ये भगवान, मेरी प्राइवेसी की तो पूरा वाटी लगे है। ठीक है, तो अभी मैं क्या बोल रहा था कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे ये चीज हो रही थी। ऐसे ही लोग, जैसा इतवारा बाजार का वातावरण है, वो अच्छे लोग हैं इतवारा बाजार वाले, ये तुमने देखा एकदम छाती पे चढ़ रहे थे प्रॉपर, कि एकदम फिर उस पे वो भाई बोलता कि भाई ये बोलते एकदम मनी माइंडेड लोग है बोलते, पगले जैसे, और अगर नर्क है बोलते कहीं पे पृथ्वी पे तो यही है बोलते। उसने से थोड़ी और शब्दावली अच्छी वापरी उस चीज में। तो
हम्म तो फिर अब आया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में, और हमारे इधर भी लगभग यही व्यवहार हो रहा था, यही चीजें चल रही थी। पर इसमें क्या होता था, अगर तुमने स्कैम 1992 देखा होता, तुमको पता चलता था कि हर्षद मेहता जब पहले दिन इस चीज में जाता ये इन्वायरमेंट में, तो उससे मिस कैलकुलेशन हो जाते, और वो भी ऐसा 100-200 मतलब कुछ तो 50-60 शेयर्स के लिए मिस कैलकुलेशन हो जाते। उसको समझता ही नहीं सामने वाला क्या बोल रहा, तो बराबर शेयर्स फटते नहीं, या फिर कुछ कम ज्यादा बेचे चले जाते हैं। और इसमें क्या होता था कि डुप्लीकेट ऑफ शेयर्स बनता था, क्योंकि क्या होता था, कोई बोलता था देख मेरे पास पेपर है, कोई बोलता था मेरे पास पेपर में है। तो ये सब चीजें चलने लग गई थी। हर लोग अब क्योंकि हर चीज कॉपी कर ले रहे लोग अपने, नोट बना ले रहे, तो ये छोटी बात थी उनके लिए ऐसा पेपर बना लेना वो टाइम पे। तो वो चीजें हो रही थी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही थी। आप थोड़ा सा मेरे को सपोर्ट करना। तुमको क्या लगता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक ही काम कर रहे हैं, शेयर्स बेच रहे खरीद रहे, मतलब लोगों के बीच में। तो जब अगर 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था ना, फिर ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्यों एग्जिस्टेंस में आया होगा तुम्हारे हिसाब से? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था, 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को लाया गया। तो एक आदमी है जहाँ पे ट्रेड हो रहा, तो दूसरा आदमी क्यों लाया जाता? हाँ बोलना भाई। हाँ हाँ। ओके ओके, थोड़ा बहुत ठीक है। और उसमें भी क्या होता था कि अगर सपोज करो मार्केट में एक दुकान के बाजू में वही प्रकार की दूसरी दुकान क्यों लगाई जाती है? क्योंकि फिर दोनों अपने हैसियत से काम करेंगे, कोई एकदम उसका भाव नहीं बढ़ा देगा। तो वही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने किया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मैंने क्या बताया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पूरा पेपर वर्क चल रहा था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में पेपर वर्क नहीं चल रहा था, वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक पे शिफ्ट हो गया। इलेक्ट्रॉनिकली सब चीजें मेंटेन करने लग गए, उनका डाटा वगैरह पूरा इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि उनको दिख के आ रहा था कि चीजें खराब हो रही। और फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सुन नहीं रहा था। तो 1996 में जब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आया एग्जिस्टेंस में, उसने इलेक्ट्रॉनिक में चीजें चलना चालू कर दी। तो 1996 में अपने भाई ने भी इलेक्ट्रॉनिक में चीजें ट्रांसफर कर दी। ठीक है। तो फिर ये क्या है कि एक 1875 में इस्टेब्लिश सबसे पुरानी, एशिया की सबसे पुरानी शेयर मार्केट है। मतलब क्या हुआ होगा, ब्रिटिशर्स ने अपने शेयर भी, जो रेलवे के लिए बोल दो, उसके लिए भी शेयर्स यहाँ बेचे होंगे। रेलवे जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए काम किया था हमारे इधर, उसके शेयर्स यहाँ बेचे उन्होंने। ठीक है। स्थापना कहाँ हुई है, मुंबई में, मोरलेस तुमको पता है। और इसमें क्या है, रेगुलेशन कौन करेगा, सेबी करेगा ऑब्वियसली। लिस्टेड कंपनी कितनी है, 5,000 से ज्यादा कंपनीज है, और बहुत पुराना है इसलिए उतने ज्यादा कंपनीज वहाँ पे है। और फिर मैंने पिछले बार भी बताया था कि अगर तुमको 100 किलो गेहूं चेक करना है या लेना है, तो तुम 100 के 100 किलो चेक करोगे क्या, मुट्ठी भर गेहूं लोगे? तो वैसे ही ये जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसका जो ये सेंसेक्स है वो है मुट्ठी भर गेहूं। सिर्फ 30 कंपनियां होती है जो बता देती है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की हालत क्या है अभी। तो वो जो तुम दिखता ना कि भाई एकदम मार्केट घसर गया या फिर बढ़ गया, तो वो प्रॉपरली डिसाइड होता है ये 30 कंपनीज के जो प्राइजेस है शेयर के, वो बढ़ना या कम होना उस पे से। और ये बढ़ना और कम होना भी कैसे डिसाइडेड है पता है क्या? इन्होंने 1988 का एक बेस ईयर लिया है, जैसे मैंने आपको बेस ईयर बताया था कंसेप्ट, ओके। तो वैसा इन्होंने एक बेस ईयर लिया है, उसको 100 माना हुआ है, 78 है शायद से इनका बेस ईयर, यहाँ दिया ही होगा मोरलेस, मैंने देख लेना एक बार। तो इनका जो बेस ईयर है वो 1978 में डिसाइडेड है कि 100 उन्होंने बेस ईयर माना था, कि शेयर की प्राइस कितनी रखी थी उन्होंने, 100 रखी थी। और अभी वो बढ़ के 6,000 वगैरह कुछ तो दिखता है, ओके। और फिर वो डिसाइड होता है कि कम हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसका बेस ईयर 1978 है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। तो यही है कि मान लीजिए रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी, कोई भी आदमी को अगर लोन चाहिए, आदि सेंसेक्स में, ये तो पहले इनके सेंसेक्स के मेंबर है, जो भी अपने बड़े कंपनियां होंगी वो तो उसमें होगी ही होगी। और तो कुछ इसमें है नहीं इतना। और फिर ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में एग्जिस्टेंस में आया। और ये टेक्नोलॉजी वगैरह इसका रीजन था, ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग सिस्टम इसमें होता था, डुप्लीकेट वगैरह फाइल्स नहीं बनते थे। और इसमें भी 2,000 से ज़्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड है।
और इसका जो बेंचमार्क है वो कौन सा है, निफ्टी वाला। और उसमें 50 कंपनियां है जो डिसाइड करती है कि एक स्थिति क्या है पर्टिकुलरली निफ्टी की अपने इधर। बाद में फिर ये मैंने थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करते हुए ये मैंने ईयर वाइज लगा दिया है, मतलब वो एक बार पढ़ने के बाद सिर्फ ये टेबल भी पढ़ के जाऊंगे तो मोर और लेस मोर देन इनफ हो जाएगा। ठीक है। अब यही मैंने सेंसेक्स वगैरह की चीज़ें बता दी है। और हाँ, अब आता है डिपॉजिटरीज का पार्ट। अब ये जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ अभी, मैंने मतलब सिक्योरिटीज वगैरह जो भी चीज़ें अभी तक लाई, या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बताया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बताया, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को आखिरी में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का जो वे है कि इनिशियल कितने मतलब किस हिसाब से उसका प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप वो समझाना है इसको। तो उसमें एक डिपॉजिटरी नाम का पार्ट है, वो क्या करता है, बैकग्राउंड क्या था ये डिपॉजिटरी एग्जिस्टेंस में आने के लिए, कि पहले बैकग्राउंड प्रॉब्लम पहले क्या थी, पहले शेयर मार्केट में ट्रेडिंग फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट वगैरह होती थी। एग्जाम्पल, अगर रिलायंस के 100 शेयर खरीदते हो तो आपको कागज के सर्टिफिकेट मिलते थे, फिर वही उसका चोरी फेक फ्रॉड वगैरह सब चीज़ें होती थी। पर फिर उन्होंने सोचा कि अब डीमेटेरियलाइज फॉर्म में हमने हमारा जो एक शेयर का लेन देन है उसका रिकॉर्ड रखना चाहिए, पहले कागज पत्री होता था। तो फिर उस वजह से डीमैट अकाउंट एग्जिस्टेंस में आया। डीमैट ये नाम सुना होगा तुमने मोर और लेस। तो उस वजह से डीमैट ये अकाउंट एग्जिस्टेंस मतलब ये नाम एग्जिस्टेंस में आया। तो फिर ये डिपॉजिटरी का कंसेप्ट क्या है पर्टिकुलरली, तो डिपॉजिटरी क्या करता है, एक डिजिटल लॉकर है। जैसे तुम्हारा एक डीजी ऐप वगैरह देखा होगा ना, अभी तुमने फॉर्म भरते हैं आईबीपीएस, वो डीजी अकाउंट था तुम्हारा, क्या नाम था उसका मुझे, हाँ डिजी लॉकर। वैसे ही ये एक डिजिटल लॉकर है तुम्हारा, जिसके अंदर तुम्हारे शेयर्स की इंफॉर्मेशन जो तुमने खरीदी है बेची है उसकी यहाँ पे होती है। मतलब जो भी तुम खरीदोगे इसके ऊपर रजिस्टर्ड होगा। वैसे ही मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया है। अब इंडिया में उसके भी दो डिपॉजिटरीज है, एक है सेबी मतलब एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, और दूसरा है सीडीएसएल, वो हम देखेंगे। तो अभी क्या हुआ, 1996 में ये एग्जिस्टेंस में आया। मैंने क्या बोला, 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एग्जिस्टेंस में आया। उसने इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें करने को देखी। वो बोले अब भाई किसी को ये काम सौंप देता, वो ये चीज़ें देखेंगे और मैं शेयर मार्केट को संभालूंगा अच्छे से। तो इसलिए फिर नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एग्जिस्टेंस में आया, और उसने 1996 से अपना काम स्टार्ट किया। और फिर ये क्या प्रमोटेड कौन है, ये मेन चीज़ है इसमें कि इसको प्रमोट किसने किसने किया। जैसे मैंने बताया 1992 में तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस के सपोर्ट में, मतलब जो भी एक क्या बोल सकते हैं ट्रेड हो रहा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक वे में रखना है, मतलब किसी दूसरे को वो चीज़ दिखाना, मतलब डीमैट अकाउंट के जरिए उनको, और शेयर मार्केट में एक नोंदनी रखना, वो कौन कर रहा है, तो ये नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड करता है। और ये प्रमोटेड किसका है, तो एनएससी का है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। आईडीबीआई बैंक इसमें थी, और ये यूटीआई नाम की एक है ऑर्गेनाइजेशन, वो भी इसमें इन्वॉल्व। अब मैंने एग्जांपल्स वगैरह दिए, और दूसरा है फिर एक सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। मैंने क्या बोला था कि पहले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इलेक्ट्रॉनिक किया 1996 में, फिर ये अपने जो दूसरा भाई है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वो भी इलेक्ट्रॉनिक हो गया। फिर 3 साल बाद में उसको भी ना किसी को ढूंढना था, तो 3 साल बाद में उसने सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड को हायर किया इस काम के लिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने। और इसलिए उसके जो प्रमोटर्स है वो कौन है, एक बॉम्बे स्टॉक, एक एसबीआई और बैंक ऑफ इंडिया, ये इसमें इन्वॉल्व है। प्रमोटर्स याद रखना, ये मेन चीज होती है। और ज्यादातर जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बेस्ड सिक्योरिटीज है वो सीडीएसएल में रखे जाते हैं। ठीक है, मतलब रजिस्ट्री वगैरह वो वही कर रहा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सीडीएसएल। और फिर मैंने इसमें थोड़ा डिफरेंस वगैरह बता दिया है समझाने के पर्पज से। ठीक है, अब वो एग्जांपल वगैरह तो ठीक है। अब वो वाई टू डिपॉजिटरी, क्योंकि मोनोपोली किसकी स्टैब्लिश ना हो उस हिसाब से। अब हम डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट देखेंगे। तो फिर डीमैट अकाउंट क्या होता है कि वही डिजिटल लॉकर वगैरह होता है, जिसमें डिजिटल तुम्हारा डाटा लिखा वगैरह जाता है। ठीक है,
तुम्हारे शेयर्स बॉन्ड ईटीएफ्स वगैरह उसमें रजिस्टर्ड होते हैं, को डिजिटल फॉर्म में स्टोर करना वगैरह वगैरह। और एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब देखो, अगर तुमको ट्रेड करना है ना एट दी एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, ओके, तो तुम्हारा जो गेट है वो है ये ट्रेडिंग अकाउंट। मार्केट गेट पास तुमको ये देता है, जैसे तुम मूवी थिएटर में जा रहे हो तो टिकट चेकर तुम्हारी टिकट वगैरह चेक करेगा ना, तो वो डीमेट अकाउंट तो तुमको मैंने बता दिया कि वो इलेक्ट्रॉनिक वे में तुम्हारा डाटा स्टोर रखेगा। पर ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है ये तुम्हारे को एक जरिया देता है जिससे तुम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जाके, वो एक दरवाजा देता है जिससे तुम ट्रेड कर सकते हो। तो वही तुम्हारे बाय सेल ऑर्डर स्टॉक एक्सचेंज पे ये आदमी कराता है, ट्रेडिंग वाला। ठीक है। अब इसमें कौन कौन से है, तो एक ये तुम्हारे ब्रोकर जो होते हैं वो पर्टिकुलरली तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और तुम्हारा डीमैट अकाउंट बनाते हैं। ठीक है। अभी सिर्फ ये इंफॉर्मेशन लो, मैं ये पूरे जो टर्म्स है डीमैट ट्रेडिंग कनेक्ट होने वाले हैं ब्रोकर के टाइम पे। अब ये इनके बीच में क्या रिलेशन है, मार्केट में शेयर खरीदने बेचने का दरवाजा है और खरीदते हुए शेयर रखने का डिजिटल लॉकर है डीमैट अकाउंट। अब आता है ब्रोकर एग्जिस्टेंस। ब्रोकर क्या करता है, हर चीज में ब्रोकर होते हैं। यहाँ पे भी तुमको शायद लोन मतलब रूम्स वगैरह देखते टाइम पे ब्रोकर काम आए होंगे शायद कुछ लोगों के। तो वैसे ही होता है शेयर मार्केट में भी ब्रोकर्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सपोज करो किसी आदमी ने शेयर्स लाए मार्केट में, पर वहां तक पहुंचने का जरिया भी होना चाहिए। तो वो जरिया होता है ये ब्रोकर। वो क्या करते हैं, पहले तो तुम्हारे और स्टॉक एक्सचेंज के बीच का एक मिडल मैन है, बस इतना याद रखो ब्रोकर मतलब क्या होता है। बाद में वो क्या करता है, तुम डायरेक्टली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं कर सकते। अब वो तुम्हारा एसबीआई या फिर एचडीएफसी बैंक नहीं है कि तुम डायरेक्ट जाके वहाँ के कस्टमर नहीं होते। तुम्हारा जो मेन आदमी है जो तुमको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से कनेक्ट कराता है वो कौन होता है, तुम्हारा ब्रोकर। ब्रोकर हर आदमी को, अगर कोई भी शेयर मार्केट में अगर इंट्रोड्यूस हो रहा होगा तो उसको ब्रोकर हायर करना पड़ता। ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, अब ब्रोकर के भी दो टाइप्स होते हैं। एक फुल सर्विस ब्रोकर होता है, वो फिर तुम्हारे को प्रॉपर गाइडेंस देगा कि कौन से शेयर्स लो कौन से शेयर्स मत लो, कहाँ घाटा होगा वगैरह वगैरह। वो फुल सर्विस ब्रोकर है, वो हर चीज करेगा, तुम्हारा अकाउंट वगैरह भी सब मैनेज करेगा, तुम्हारे को गाइडेंस भी करेगा। अब वो ऐसे कौन लोग हैं, एक आईसीआईसीआई डायरेक्ट है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज है, ये उनके नाम है फॉर एग्जाम्पल। और फिर आता है एक डिस्काउंट ब्रोकर, जो खुद से दिमाग लगाते हैं हम लोग ट्रेड मार्केट में यूज करते टाइम पे। तो वो यूज करते हैं ये डिस्काउंट ब्रोकर का। वो क्या करता है, वो एक सिर्फ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्रिएट करके देता है उसको, और कुछ भी नहीं देता है, कोई पर्सनल एडवाइस नहीं देता। ब्रोकरेज कम होता है इस चीज का, ब्रोकरेज होता है पर। और इसके एग्जाम्पल क्या है, तो तुमने अभी सुना ही होगा कि ग्रो का नाम सुना होगा, शायद से एंजल वन का नाम सुना होगा। तो ये है एक डिस्काउंट ब्रोकर। वो सिर्फ तुमको एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके देते हैं, जैसे तुम्हारे को फ्लिपकार्ट एक प्लेटफॉर्म देता है प्रोडक्ट खरीदने बेचने के लिए, तो वैसे ही प्लेटफॉर्म ये लोग जीरोदा अपस्टॉक्स वगैरह वगैरह क्रिएट करके देते तुमको। और ब्रोकर का क्या काम है, अकाउंट खोलना, पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट, प्लेटफॉर्म देना, वेबसाइट या ऐप देना तुमको शेयर्स खरीदने बेचने के लिए, और ऑर्डर एक्सचेंज तक तक भेजना। मतलब तुमने ऑर्डर कर दिया तो वो तुम तक पहुंचा या नहीं, या पैसे उस आदमी तक पहुंचे क्या नहीं, ये भी चीज एक ब्रोकर देखता है। वही फिर सेटलमेंट मैनेज करना एट दी एंड, अगर वही ब्रोकर है तुम्हारा तो रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस वगैरह वो चीज वो देखता हो। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल है वो देख लेना तुमसे। ठीक है। अब ये जो पूरी राम कहानी सुनी वो इस चीज को समझने के लिए करी थी कि एट दी एंड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जब आती है मार्केट में तब क्या चीज होती है। अब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ओके, प्रोसेस। अब ये सिर्फ मैं पूरा स्टोरी वाइज मैनर में पढ़ा रहा, ये कुछ भी नहीं है। और तो स्टोरी को और हाईलाइट करने के लिए या फिर थोड़ा सा रोचक करने के लिए मैंने बोला ही था एट दी एंड भाई की फ्रेंचाइजी आएंगी। तो फिर भाई ने फ्रेंचाइजी लाने का सोचा है, फ्रेंचाइजी लॉन्चिंग डॉली चाय वाला। मतलब अब प्रॉपर वे में डॉली पैसा कमाएगा। तो यही है कि
अब क्या हो गया, वही चाय वाला, उसकी ही एग्जांपल लिया है हमने कि उसने सोचा कि भाई मेरे को मेरा अब धंधा बढ़ाना है, जैसे वो नवाजुद्दीन बोलता नहीं क्या, धंधा करना है तो बड़ा करना है, तो भाई ने भी सोच लिया अब कि भाई मेरे को धंधा बड़ा करना है, बिल गेट्स आ रहा मेरी चाय पीने के लिए, मतलब बात खत्म हो गई अब। क्या पता उसके पहले बिल गेट्स ने कभी चाय पी भी होंगी क्या नहीं, कॉफी के नीचे शायद नहीं उतरा होगा। तो कंपनी का नाम चाय वाला लिमिटेड, प्राइस बैंड कितना है उसका, जो शेयर का प्राइस एक इनिशियल पब्लिक, अगर कोई नया आदमी है वो उसका शेयर मार्केट में ला रहा है, तो वो ऐसा एक रेंज रखता है कि भाई जैसे तुम मतलब तुम्हारे कपड़े लेने जाते होंगे, तो वो पूछता नहीं है तुमको तुम्हारा रेंज कितना है, उस हिसाब से बताओ, या फिर वो एकदम से महंगे दिखाने चालू कर देता, फिर तुमको एक पसंद आ जाती, फिर वो बोलता अरे यह ले मार है, फिर वो बात खत्म हो जाती वहाँ पे, फिर वही तुम्हारा नाटक चलता है कि हाँ इसी का जाता है, फिर वो और थोड़े प्राइस कम होते, फिर वो सब चीज़ें। तो वैसा ये नहीं करते, इनका एक प्राइस डिसाइडेड है, एक प्राइस बैंड रहता, तो एक वो शेयर जो भी मार्केट में, अगर कोई नया बंदा अगर शेयर मार्केट में आ रहा है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कर रहा है, तो उसका एक प्राइस बैंड डिसाइडेड होगा, उसका एक लॉट होगा, 150 शेयर का उसका एक लॉट होता है, जो भी एक शेयर होते हैं। और इसमें क्या होता है, लिस्टिंग होती है इसकी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। आप सपोज करो कि तुम दोनों इधर भी तुम्हारे शेयर्स ला सकते हैं, ऐसा फिक्स नहीं है कि तुम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अब बीएससी पे ला लिए तो तुम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं ला सकते, ऐसा कुछ नहीं, दोनों इधर ला सकते हो। अब तुम्हारा प्रिपरेशन कैसे होगा, स्टार्टिंग देखो, अगर तुमको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में पार्टिसिपेट करना है डॉली वाले, तो पहले तुम्हारा एक डीमैट अकाउंट बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, कौन बनाएगा, ब्रोकर बनाएगा। अब वो तार यहाँ पे जुड़ेंगे सब चीजें, ठीक है। तो ब्रोकर तुम्हारा डीमैट अकाउंट बनाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा, और वो अगर तुम्हारा डिस्काउंट वाला है तो वो काय पे बनेगा, जीरोदा पे बनेगा, अपस्टॉक पे। और अगर तुम्हारा फुल ब्रोकरेज वाला है तो फिर वो आईसीआईसीआई एचडीएफसी वगैरह पे बनेगा, ठीक है। और फिर वो ही फिर क्या करेगा, पैन लिंक करेगा, यूपीआई आईडी भी करेगा। और ये तुमको बता दे रहा हूँ कि अभी रिसेंटली हुआ है कि यूपीआई पेमेंट 5 लाख तक के लिए वैलिड है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए, मतलब तुम 5 लाख भी तुम भर सकते हो यूपीआई के जरिए कोई स्टॉक लेने के लिए, ओके। तो वही है कि भाई फोन गूगल पे वगैरह तुम्हारा लिंक किया जाएगा, वो अब मोस्ट कॉमन थिंग है, अगर तुम फ्लिपकार्ट पे भी गए तो तुम्हारा फिर वही फोन पे वगैरह लॉग इन होता, वही फिर चीजें होंगी। उसके बाद में फिर एक बैंक एस सी बी एस बी करके एक है, थोड़ा टेक्निकल टाइम में उधर मत जाओ, अगर वो आया वापस तो मैं बता दूंगा, इतना कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है आखिरी में बताऊंगा, लगे तो अभी वो स्टोरी में ये हो जाता वो। तो अब इसमें क्या होगा, तुम अप्लाई कैसे करते हो, पहले तो तुम जीरोदा ऐप पे जाओगे, ओपन करोगे ऐप, ओके। वहाँ पे एक आईपीओ का सेक्शन होगा, जैसे तुम फ्लिपकार्ट पे जाते हो वहाँ पे सर्च करते हो क्या चाहिए और फिर उस हिसाब से चीज़ें मिलती, तो वैसे ही एक आईपीओ का सेक्शन है, वहाँ जाते हो, चाय वाला लिमिटेड का सिलेक्ट करते हो, एक ऑप्शन होगा वहाँ पे, अगर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग अगर उसने करी है तो। उसके बाद में रिटेल रिटेल इन्वेस्टर ये चीज़ सिलेक्ट करोगे, उसके बाद में कट ऑफ चूज करते हो, मतलब जो तुम्हारा प्राइस रेंज है वो चूज करते हो कितने से कितना होगा, ओके। और एक लॉट का जो साइज है वो 150 शेयर है, मैंने पहले ही बताया कि लॉट कितने का निकला है। तो बाद में फिर वही यूपीआई आईडी वगैरह तुम डालोगे तुम्हारी वगैरह वगैरह, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे तुम चले जाओगे, और फिर वही 15,000 के तुमने शेयर ले लिए, मैंडेट आता है, तुम अप्रूव करते हो और पैसा जो ब्लॉक हुआ है वो चला जाता है। अब वो जो एस सी एस बी देखे थे ना हमने, वो क्या है मैं बता देता हूँ। तो इसमें क्या होता है पर्टिकुलरली कि सपोज करो पहले क्या होता था, किसी को अगर शेयर लेने होते थे और फिर वो ऐसा ऑनलाइन सब डॉक्यूमेंट अगर सबमिट यूपीआई वगैरह कर देता था, तो क्या होता था, डायरेक्ट उसके अकाउंट से जो उसको शेयर चाहिए वो कट जाते थे पूरे पैसे। समझो उसको 2 लाख के शेयर चाहिए थे, तो वो पूरे पैसे गवर्नमेंट की तरफ या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तरफ वो पैसे पूरे चले जाते थे। पर कभी कभी क्या होता था, जो शेयर उसने खरीदे हैं आईपीओ के नाम पे, वो उसको अलॉट ही नहीं हुए रहते थे, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड होती थी। और जब अगर बहुत ज्यादा डिमांड हो जाए तो इन्होंने क्या फॉर्मूला लगाया कि अगर बहुत ज्यादा डिमांड है हमारे शेयर के लिए, तो हम लॉटरी बेसिस पे शेयर उठाएंगे, जिनको मिला उनको मिला, जिनको नहीं मिला उनको नहीं मिला। तो समझो अगर तुम्हारा लॉटरी में नाम नहीं आया और तुम्हारे अकाउंट से 2 लाख रुपए कट गए, तो वो 10-15 दिन बाद तुम्हारे को वापस मिलेंगे, ये चीज चलती थी। पर अभी एक
थोड़ा टेक्नोलॉजी का यूज करके अभी ऐसा है कि वो जो अमाउंट है तुम्हारा, सपोज करो 2 लाख की तुम शेयर ले रहे थे, तो वो अमाउंट ब्लॉक हो जाता है। वो तुम्हारे अकाउंट पैसे, जो पैसे है वो तुम्हारे बैंक में होते हैं, पर वो ब्लॉक हो जाता है, तुम उसको खर्चा नहीं कर सकते, वो अमाउंट पे तुम्हारा कुछ चलता नहीं है, बस नहीं चलता है। और अगर तुम्हारे वो ब्लॉक होने की वजह से तुम उसका यूज भी नहीं कर पाते हो, पर 2-3 दिन बाद में ही जब वो शेयर किसी दूसरे को अलॉट हो जाते हैं, तो तुम्हारा जो ब्लॉक अमाउंट है वो अनब्लॉक हो जाता है। मतलब तुम्हारे ही इधर वो अकाउंट, जो तुम्हारे पैसे है वो तुम्हारे अकाउंट में ब्लॉक हुए, और अगर तुम्हारे को अलॉट नहीं हुए तो वो अनब्लॉक हो गए, तुम्हारे पैसे किसी के पास गए नहीं, तो वो ट्रांजैक्शन का थोड़ा इशू नहीं होता है। तो वही फिर 1500 ब्लॉक हो जाते वगैरह वगैरह सब चीजें। और सपोज करो कि आईपीओ क्लोज हो जाएगा थोड़े दिन बाद, T+3 डेज, मतलब 3 दिन के बाद क्लोज हो जाते, फिर अलॉट हो जाते। और सपोज करो आईपीओ क्लोज होने के बाद रजिस्ट्रार जो है, एक रजिस्ट्रार है लिंक इन टाइम करके, वो फिर सब बीड चेक करेगा, मतलब वो प्रॉपर चेक करेगा कितने लोगों का बीड आया, कितने लोगों ने बोली लगाई गई वो शेयर्स के लिए। और फिर ऐसा हुआ कि भाई बहुत लोगों ने ओवर सब्सक्राइब होने की वजह से लॉटरी बेसिस पे चीज होंगी, फिर लॉटरी सिस्टम के हिसाब से तुम्हारा नाम अगर निकल गया वो लॉटरी में, तो तुमको वो शेयर मिल जाएगा। ओके। और फिर जब तुमको ये शेयर मिल गया, ये सब चीजें कहाँ हुई, प्राइमरी मार्केट में तुमने मेन आदमी से खरीदा। फिर तुम ये जो शेयर तुमने खरीदा है, मतलब जो तुमको मिला है, वो तुम क्या करोगे, सेकेंडरी मार्केट में जाओगे। कहाँ जाओगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे वो चीज होंगी। ये भी जो चीज हुई है, ये भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे ही हुई है, उन्हीं का प्लेटफॉर्म यूज हुआ है। पर ये एक छोटी चीज हुई है वहाँ पे, मेन चीज जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वो काय के लिए यूज हो रहा है, तो वो जो सेकेंडरी मार्केट का पार्ट है वहाँ पे डील होने के लिए फिर ये जो शेयर है, ये फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे जाके ट्रेड होते हैं एक दूसरे के बीच में, लोगों के बीच। फिर वही है कि भाई लिस्टिंग डे सेकेंडरी मार्केट स्टार्ट होता, फिर वो कितने बजे, सुबह 9 से 9:30, मतलब 9:55 के बीच में फिर एक्सचेंज लिस्टिंग प्राइस डिसाइड होते कि वो शेयर की कितनी प्राइस होनी चाहिए, ठीक है, मार्केट के अंदर। और फिर उतने प्राइस पे वो चीज बेची जाती। और फिर वो जो फर्स्ट पर्सन है जिसने वो शेयर खरीदा है, अगर वो सोचे कि भाई मेरे को होल्ड नहीं करना है, मेरे को बेच देना है, तो वो उसके शेयर बेच देता है और उसके ऊपर वो पैसे कमाता है। ओके। अब इसमें मैंने और भी थोड़ा क्लियरिटी के हिसाब से बताया है। तो इसमें तुम क्या समझे कि जो तुमने कैपिटल मार्केट पढ़ा था, उसमें जो प्राइमरी सेकेंडरी वाला पार्ट था, तो प्राइमरी कौन है कि प्राइमरी मार्केट में आईपीओ आ रहा है। प्राइमरी मार्केट में कौन आ रहा है, आईपीओ आ रहा है। और आईपीओ क्या कर रहा है, वो एक ट्रांजैक्शन कर रहा है उन लोगों के बीच में। और वो होने के बाद में अब वो कहाँ पे हो रहा है, उनका जो प्लेटफॉर्म है, स्टार्टिंग से बता दो क्या क्लू। तो देखो क्या हुआ, आईपीओ किसी बंदे ने सोचा, चाय वाले ने, कि भाई मेरे को मेरे शेयर मार्केट में लाना है, ठीक है। तो उसने क्या किया, आईपीओ लॉन्च किया। आईपीओ कहाँ पे दिखा, अपस्टॉक्स वगैरह पे दिखा, अगर तुमने सेमी सब्सक्राइब किया हुआ है तो वो सब चीजें, मतलब तुम्हारा डिस्काउंट अगर ब्रोकरेज है तो तुम्हारे को अपस्टॉक्स वगैरह पे दिखेगा। और अगर तुम्हारा फुल ब्रोकरेज है तो आईसीआईसीआई की जो ऐप होगा वगैरह सब चीजों पे दिखेगा, वहां पे दिखेगा। ओके। और फिर तुम क्या करोगे, वो जब तुम्हारे पास, मतलब मैं लूप छोड़ दिया यार, हाँ, वो ब्रोकरेज के थ्रू तुम्हारे ऐप्स पे वो चीज आ जाएगी, शेयर्स आ जाएंगे कि भाई जिसको खरीदना है खरीद सकता। फिर एट दी एंड तुम्हारे पैसे, अरे यार अभी करना है कैसे, तो ठीक है, अच्छा। तो फिर अब क्या होगा कि अभी वो शेयर्स मार्केट में लाए जाएंगे, और फिर वो ऐप पे तुम्हारे को दिखेंगे कि आईपीओ बेचा जा रहा करके, ठीक है। और फिर जैसे ही मार्केट में वो शेयर आ जाएगा, फिर लोग खरीदना स्टार्ट कर देंगे वो ऐप पे जाके। और फिर वो सपोज करो एक प्राइमरी बायर ने वो शेयर खरीद लिया, और फिर वो क्या करेगा, वो शेयर वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे एज अ सेकेंडरी मार्केट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लोगों के बीच में बेचेगा, लोग खरीदेंगे, अगर उसे बेचना है तो वो बेचेगा और उससे पैसे कमाएगा। तो इन स्टोरी में मैंने क्या बोला कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ और सिर्फ एक सेकेंडरी मार्केट नहीं है, वहाँ पे प्राइमरी मार्केट का भी वो काम कर रहा है और सेकेंडरी मार्केट का भी काम कर रहा है। और मेनली जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो कैपिटल मार्केट के लिए है, और जो वो मनी मार्केट है वो किसके लिए था, गवर्नमेंट का ई कुबेर वेबसाइट वगैरह वो सब चीज़ है।
और वो भी आगे के जो ओवर द टॉप काउंटर वगैरह वगैरह, मतलब मनी मार्केट के लिए वो अलग प्लेटफॉर्म है, कैपिटल मार्केट के लिए वो अलग प्लेटफॉर्म है, जो मैंने अभी समझा दिया। ठीक है, समझा है ना तुमको? मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा। ठीक है, ये ऐसा सब चीजें हुई है। ओके, एंड करूँ या क्लास, या 5 मिनट का एक छोटा सा है गवर्नमेंट वगैरह की चीजें, या एंड कर देते? ठीक है, मोरलेस समझ गया तुमको क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है। रिवाइज करो, नहीं तो कुछ नहीं ध्यान में आएगा। ठीक है, एंड करते हैं क्लास। थैंक यू।